फरवरी को, और इस पे बच्चों को जागरूक किया गया कि वो कैसे मोटे अनाज के बारे में जानें, मोटे अनाज को अपनाएं और उसका व्यवसाय कर भी एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। इन 2 दिवसीय के बाद पहली मार्च को हम अपने बच्चों को लेकर सतना स्मार्ट सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर में हम लेकर गए, जहां उन्हें ये जानकारी मिली कि वो अपना स्वयं का व्यवसाय अगर डालना चाहें तो वो कैसे शुरुआत करें, किन किन स्टेप्स से उनको गुजरना है, और उन स्टेप्स के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर में मिली। 2 और 3 मार्च को हमने जो कार्यशाला की है उसका जो विषय था मशरूम और अन्य पोषक खाद्य उत्पादों का उत्पादन एवं उनकी उद्यमिता या व्यवसाय। ये भी कार्यशाला हमारी बहुत ही सफल रही। इसमें भी हमारे कई जो वक्ता थे वो इसमें शामिल हुए। हर कार्यशाला का एक दिन हमने ऑफलाइन रखा है और एक दिन ऑनलाइन। तो जो ये मशरूम की कार्यशाला थी इसमें एक दिन जो हमने ऑफलाइन रखा, इसमें इलाहाबाद से डॉक्टर हेमलता पंत और डॉक्टर अनीस एफ रिजवी इन्होंने अपना उद्बोधन दिया। डॉक्टर पंत ने मशरूम उत्पादन और उसके व्यवसाय के बारे में बताया, तो डॉक्टर अनीस एफ रिजवी ने अपना सहजन से किन किन चीज़ों का वो हम उत्पादन करके एक सफल उद्यमी बन सकते हैं तथा मछली उत्पादन के बारे में उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, और उससे भी हमारे बच्चे बहुत ही लाभान्वित हुए। उन्हें पता चला कि हम किस किस तरह के व्यवसाय, लघु व्यवसाय हम कर सकते हैं और एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। आखिरी के ये जो 2 या 3 दिन की हमारी जो कार्यशाला है ये पूरी तरह से औषधि पादपों पर आधारित थी। इसमें हमने औषधि पादपों से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, और इसके अलावा आज जो हमारी कार्यशाला है वो है वर्मी कंपोस्टिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, जैविक खेती। और इसमें हम सर को बताना चाहेंगे कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो सिर्फ शिक्षित ही ना हो, वो आत्मनिर्भर भी बने, और सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही वो अपना जीविकोपार्जन न करें, बल्कि वो और भी कई रास्ते अपना लें जिनके द्वारा जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है वो उसमें जा सके। तो अभी तक जो शिक्षा थी वो हमें सिर्फ शिक्षित कर रही थी, हमें नौकरी की तरफ दौड़ना पड़ रहा था और हमें आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत कुछ समय गंवाना पड़ रहा था। आज की शिक्षा हमको ये बता रही है कि नहीं, हमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सारे व्यवसाय हैं, छोटे छोटे व्यवसाय जिनको हम अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए किसी बहुत बड़ी हमको निधि की आवश्यकता नहीं है, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग और जैविक खेती पर आधारित ये कार्यशाला का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। मैं अपने सभी अतिथियों का यहाँ स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। इस स्वागत की कड़ी में जिन लोगों का हमें 8 दिन से हमारे वनस्पति विभाग और प्राणिशास्त्र विभाग के अतिरिक्त डॉक्टर क्रांति रजौरिया मैडम जो कि कार्यक्रम अधिकारी भी हैं और जिला संगठक भी हैं, कार्यक्रम अधिकारी पहले की और जिला संगठक हैं, विवेकानंद कैरियर प्रकोष्ठ की भी प्रभारी हैं, उनका भी पूरा सहयोग मिला प्रत्येक दिन। डॉक्टर संतोष सिंह जी, डॉक्टर JP गुप्ता जी और हमारे जो साथी हैं बॉटनी और जूलॉजी के डॉक्टर सुनीता तामका, निधि तिवारी, राहुल, इन लोगों का सबका सहयोग रहा है। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ, खासकर छात्रों के प्रति भी उनका भी स्वागत करता हूँ कि पहली बार आप लोगों को जो है इतनी संख्या में इस सभागार में देखे बहुत ही मैं हर्षित हूँ, क्योंकि ये जो उद्देश्य है वो केवल आप लोगों को कोई एक प्लेटफॉर्म देने का है, एक पहचान का है कि आप इसी
शहर के हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे शहर में एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय भी है, जहाँ अलग अलग तरह के संकाय चल रहे हैं। वहाँ क्या सुविधाएं हैं। आज हमें ये जरूरी नहीं कि हम किसी से स्पर्धा करें, हमें आवश्यकता इस बात की है यदि उनके यहाँ कोई ऐसी चीज़ है और हमको सीखना है तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम जाके वहाँ सीख सकते हैं। यदि हमें मजोमा जाकर कृषि विज्ञान केंद्र से कोई चीज़ अनुभव लेना है, कुछ चीज़ सीखना है, प्रशिक्षण लेना है, वो हमारे एक शहर का या हमारे सपना का एक अंग है। तो उसमें हम लोगों को झिझकना नहीं चाहिए कि हम दूसरे विश्वविद्यालय में क्यों जाएँ, दूसरे कृषि विज्ञान केंद्र में क्यों जाएँ या दूसरी जगह क्यों जाएँ। तो वो तभी हो सकता है जब आप जिस तरीके से आज आप पूरे मन से इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में सम्मिलित हो रहे हैं। आगे भी आपका इसी तरीके का सहयोग मिला तो हम आगे भी आपका ये क्रम जारी रखेंगे कल और परसों। अब मैं पूरे विनम्रता और पूरे उसके साथ स्वागत के साथ डॉक्टर आर.पी. नेगी जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र मजगवा के, जो कि यहाँ पर चाहे वो क्योंकि आप दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दीनदयाल शोध संस्थान है उससे ये केंद्र जो है जुड़ा हुआ है, तो सभी एक्टिविटीज़ में ये सम्मिलित रहते हैं। मैं नेगी जी से विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूँगा कि 2 मिनट पहले अपना विज्ञान केंद्र के बारे में बताएं, क्योंकि मैं उस तरह से आपका परिचय नहीं दे पा रहा हूँ जिस तरह से परिचय देना चाहिए अतिथियों का। अपना परिचय बताते हुए और अपने विज्ञान केंद्र का परिचय बताते हुए फिर अपना जो आज का आपका है छात्रों को देने के लिए प्रशिक्षण उसको दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यशाला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं प्रतियोगिता विकास के अंतर्गत जो आयोजित ये कार्यशाला है उसके आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मार्गदर्शक जिन्होंने हमको सिखाया, पढ़ाया और आज हमको इस लायक बनाया कि आज हम आपके सामने खड़े हैं। तो सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ। हमारे डॉक्टर एस.एस. तोमर साहब जो अधिष्ठाता हैं और बड़ा योगदान उनका जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जब वो अनुसंधान के निदेशक थे, प्रसार के निदेशक रहे हैं और मुझे भी उनके अंतर्गत कार्य करने का मौका मिला और कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। अपने बीच में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर आर.सी. त्रिपाठी जी हैं। अपने बीच में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शिवेश प्रताप सिंह जी, जिन्होंने मुझे आज आपके समक्ष आने का मौका दिया। डॉक्टर रश्मि सिंह जी जो इसके संयोजक हैं, डॉक्टर सुशील शर्मा जी जो विश्व बैंक के प्रभारी हैं, एवं इस सभागार में इस महाविद्यालय के प्राध्यापक, सहाध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं इस महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही हमारी जो बहनें हैं, जो छात्र हैं, सबसे पहले मैं आत्मीयता के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस कार्यशाला में सम्मिलित होने का मौका दिया। जो विषय हमको आज इस व्याख्यान के माध्यम से रखने को कहा गया है कि जैविक कृषि और उसमें रोजगार के अवसर। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश, जिसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और अगर हम बात करें रोजगार की तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जो कि रोजगार सृजन करता है। आज भी हम बात करें हमारे देश में
जो कुल आबादी है उसकी आधे से अधिक यानी कि 54.6% आबादी जो हमारी कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत है। और उसके अंतर्गत जो कि भारत जैसे हम बात करें कि हरित क्रांति से हम लोगों ने जो शुरुआत करी थी, जब हमारा देश जब खाद्यान्न के संकट से जूझ रहा था, भुखमरी थी देश में, और उसके बाद जैसे सरकार तोमर साहब ने बहुत सारी किस्में उन्होंने भी निकाली कि फसलों की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में और उसके साथ में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते करते आज हम आत्मनिर्भर ही नहीं खाद्यान्न उत्पादन में, बल्कि हम आज क्या है कि सरप्लस हमारा जो उत्पादन है, आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि अपने देश की जो 130 करोड़ के करीब जो हमारी आबादी है उसका भी भरण पोषण आसानी से कर सकते हैं। और साथ में दूसरे देशों की भी चिंता, आपने अभी देखा होगा कि रूस और यूक्रेन जब युद्ध चल रहा था तो पूरे विश्व भर की जो निगाहें थी, जो नज़र थी, वो हमारे देश की तरफ थी कि वहाँ से हमारे को अनाज खाने को मिले। एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। परंतु इसके समय के साथ साथ में हरित क्रांति जब में हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया और आज हम ऐसी स्थिति में पहुँचे हैं, तो उसके साथ साथ में हमने देखा कि रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक दवाइयों का उपयोग करते हुए निश्चित तौर पे हमारे स्वास्थ्य पर एक बुरा प्रभाव पड़ा। और उस समय फिर ध्यान में आया कि अब हमको जो है रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का उपयोग जो है खेती में रोकना चाहिए। केवल मानव के शरीर पे नहीं, हमारी जो धरती माँ है उस धरती माँ के स्वास्थ्य पर भी एक बुरा प्रभाव पड़ा। आज जो उसके अंतर्गत आज अभी सर जो बता रहे थे कि केचुआ, एक समय था भी आपने देखा होगा कि बरसात में जब पानी गिरता था तो केचुआ जो हमारे घर के आसपास या जमीन पे ऊपर गिर जाता था, परंतु विगत आप 25-30 सालों में देखेंगे वो केचुआ भी गायब हो गया है। बहुत सारे ऐसे जो है जमीन के अंदर लाभकारी जो जीवाणु रहा करते थे वो सब नष्ट हो गए। उसके साथ साथ में जब कीटनाशक दवाइयों की बात करें तो कीटनाशक दवाइयों से प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पक्षी थे जो कि बहुत सारे कीटों का अपना भोजन के रूप में, उसको आहार के रूप में उसका प्रयोग करते थे, परंतु वो धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी प्रजाति हैं जो पक्षियों की भी विलुप्त हो गई। साथ में देखा कि हमने देखा कि जिन बीमारियों के बारे में हमने 20-25 साल पहले सुना नहीं था, तो वो बीमारियां भी बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो गई। उसका एक आपने उदाहरण देखा वो कोरोना में कोविड आया, और कोविड के दौरान जो है सबसे बड़ा एक बहस का मुद्दा रहा है कि आखिर हम क्या खाएं जिससे हम हमारे शरीर की रोग रोधी क्षमता, क्योंकि यही कहा गया कि कोविड से वही बच पाएगा जिसकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे जरूरी है कि हमारा खान पान एक संतुलित, एक पौष्टिक आहार हमको मिले, एक ऐसा आहार हमको मिले जो रसायन मुक्त हो, जो कीटनाशक दवाइयों से मुक्त हो, जो आपके रासायनिक उर्वरकों से मुक्त हो। तो इस प्रकार की एक बहस, और उसके बाद जो है जैविक खेती, और साथ में जो अभी बात कर रहे प्राकृतिक खेती, और पूरा विश्व इस चीज में आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व इस चीज को मान रहा है कि आज हमको अपने खाने पर, अपनी जो थाली है उस थाली पर क्या जो हम परोस रहे हैं वहीं उस थाली में कोई जहर तो नहीं है। आज हम अमृत खेती की बात कर रहे हैं जो अभी हम आपके प्रस्तुतिकरण में, और उसमें बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि जैविक उत्पादों की विश्व स्तर पे अगर देखेंगे बहुत बड़ी मांग बढ़ती जा रही है। हमारा देश के ऊपर जो है पूरे विश्व की नज़र, क्योंकि अगर हम जैविक खेती की बात करें, प्राकृतिक खेती की बात करें, तो हमारा जो है देश इसका जनक रहा है। जैविक खेती की शुरुआत कहाँ से? हमारे देश से शुरुआत हुई है, भले उसको दूसरे देशों में बनाना शुरू किया। तो मैं ज़्यादा इसके विषय में और कृषि विज्ञान केंद्र का मैं थोड़ा सा बाद में परिचय दूंगा, समझ आता हूँ सर आपकी बात को काटते हुए, क्योंकि मैं फिर उसके बाद में बहुत सारी योजनाएं हमारे केंद्र पर जो कि चल रही है और जो आपके लिए
बहुत उपयोगी हो सकता है वो प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भी मैं अंत में अपना ये विषय रखूँगा। मैं सीधा जो है अपने विषय पे आते हुए जो कि विषय है कि जैविक खेती में क्या क्या रोजगार के अवसर है। तो नेक्स्ट, तो अगर हम बात करें कि हमको भी देखना है कि कोई भी सेक्टर है तो उसमें हमको ही पता लग जाता है कि यहाँ पे ये व्यवसाय चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अगर आप देखेंगे कि डिमांड ड्राइवर होता है कि मांग अगर है तो क्या होगा, मांग है तो क्या होगा बताइए, मांग होगा तभी उस चीज का क्या होगा, पैसा उसमें पड़ेगा ना। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जो जैविक उत्पादों का अगर 2016-17 का तो 3 लाख मीट्रिक टन जो हमारा जो है जैविक निर्यात था, जो बढ़ करके 21-22 में 5 साल के अंतर में 2.5 गुना हो गया। मतलब आपका जो है 8,88,000 मीट्रिक टन, और जो कि अगर हम पैसों की बात करें तो 5,900 करोड़ रुपए का हम लोग निर्यात करते हैं इसका। और दूसरा अगर हम एक एपिडा की बात करें, एपिडा क्या है आपने कभी पढ़ा है इसके बारे में? कृषि एवं जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है जो निर्यात होता है उसका विकास का प्राधिकरण है। तो उसके तहत अगर आप देखेंगे तो भारत में 3 गुना जैविक जो हमारे उत्पादों का जो उभरता बाजार है, बहुत बड़ा बाजार एक इसका जो है जैविक का हो रहा है। तीसरी अगर हम देखें जो हम विकास की दर की बात करते हैं खेती में, तो हमारी जो कृषि की विकास दर है तो उसको हम 4% अगर हमारी वो अचीव हो जाती है तो हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा हमारा जो है कृषि का विकास दर रहा। परंतु वही जैविक उत्पादों का बाजार देखें तो 22% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा, जब जिस चीज में ग्रोथ होती है तो निश्चित तौर पे उसमें रोजगार का सृजन का भी बहुत बड़ा एक मौका रहता है। इसके साथ में जब हम इसकी बात करते हैं तो जब हम जैविक खेती में, तो निश्चित तौर पे जैविक खेती करने के लिए हमको जैविक खादों की आवश्यकता होगी, जैविक बीज की आवश्यकता होगी, जैविक खाद की आवश्यकता होगी, और जो फसलों पे लगने वाले जो रोग और कीट हैं उनके प्रबंधन के लिए हमको जैविक कीटनाशक दवाइयों की आवश्यकता होगी। और यही पे एक सेक्टर है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि रोजगार का एक बहुत बड़ा एक रोजगार का सृजन हो सकता है। नेक्स्ट, तो देश में अगर हम देखें कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें इतनी जैव विविधता के साथ साथ में सबसे बड़ा है कि हमारा जो है जलवायु विविधता है। जलवायु कृषि क्षेत्र में हमारे 15 ऐसे जलवायु कृषि क्षेत्र है। अब आपने देखा होगा टेम्परेट रीजन से हिमाचल में जहाँ बर्फ गिरती है वहां से लेकर के कन्याकुमारी तक इतनी विविधता है, और इस विविधता के कारण इतनी जैव विविधता हमारे पास है। कोई आपके ठंडी जलवायु के पौधे हैं, कुछ आपके गर्म जलवायु के पौधे हैं, गर्म जलवायु की फसलें हैं। और सतना जिले की बात भी करें तो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, एक बार हम लिस्ट बना लेते हैं तो 144 प्रकार की फसलें सतना जिले में हो सकती है। इसकी इस प्रकार की अनुकूलता किसी देश के पास नहीं है। तो जैविक खेती के लिए हमारी मिट्टी जिस तरह से आपने देखा होगा पंजाब में आज जो है कैंसर ट्रेन चलती है, ठीक है, वहाँ की मिट्टी खराब हो गई है, परंतु अभी सतना जिला हमारा आज मध्य प्रदेश जो है इस जहर से बचा हुआ है। तो इतना बड़ा अगर हम बात करें कि जैविक खेती की तरफ को रुझान क्या है, तो हमारा देश अगर आप देखेंगे विश्व में जो है जैविक किसान जो जैविक खेती करते हैं उसमें नंबर 1 है। नंबर 1 पे मतलब सबसे ज्यादा अगर जैविक खेती करते हैं तो हमारे देश के किसान करते हैं, तो उसमें पूरे विश्व में हम नंबर 1 पे हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्योंकि हमारे किसान क्या है, हमारे यहाँ जो 86% तो ऐसे कृषक है जिनके पास छोटी जोत है, 1 हेक्टेयर जमीन है। अब उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारा जो रकबा है, जो क्षेत्रफल है वो 90 स्थान पे हम, परंतु निर्यातक जो हमारे जो भारत जो है निर्यातक जैविक उत्पाद जो निर्यातक देशों की के मामले में बात करें तो 10वें नंबर पे हम लोग हमारा देश आता है। तो और कौन कौन सी फसलों का सबसे ज्यादा निर्यात होता है, हम जो है चावल का निर्यात कर रहे हैं, चाय का कर रहे हैं, औषधीय पौधों की कर रहे हैं, तिल का हमारे यहाँ से निर्यात होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी बहुत बड़ी मांग है। मुझे सौभाग्य मिला जब मैं यूरोपियन इटली गया था तो इटली में हमारे यहाँ जो वहाँ देखा था चने की दाल, तो चने की दाल वहाँ पर जो 20 यूरो जानते हैं कितना है इस समय, मेरे ख्याल से 80-85 रुपए है ना। तो 80-85 गुना 20 लगा तो 1700 रुपए किलो वहाँ पे आपकी जो हमारी यहाँ की दाल बिकती है।
तो बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है जिसपे हम लोगों को आगे बढ़ना है, और जिसमें क्योंकि नौकरियां तो है नहीं है, और हम मिल करके अगर 3-4 लड़के मिल गए उसको व्यवसाय को, तो कौन कौन से ऐसे व्यवसाय हैं वो मैं आगे रखूंगा। नेक्स्ट, अब अगर हम जब बात करें कि प्रति वर्ष जो है 60,000 आपका जो टन जो है कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव हम फसलों पे करते हैं, इसलिए कीड़ों को फसलों पे जो लगने वाले हैं, अब ये जिसके अवशेष जो है फसलों पे रह जाते हैं तो कहाँ जाता है, ये हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है, और जो कि आगे जाकर के आप देखेंगे जो 10 प्रकार की बीमारियां आज के समय में आप ऊपर से देखें, और लास्ट कैंसर के मामले में अगर देखेंगे 2020 में जो रोग से पीड़ित थे हमारे देश में 14 लाख जो है कैंसर से, और कितनी तेजी से बढ़ रहा है, वही 2022 में 14,61,000, परंतु मृत्यु दर देखिए, मतलब जिसको कैंसर हो गया 50% लोग जो है आपके मृत्यु की उसमें चले जा रहे हैं। तो ये जो बीमारियां हैं, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, तनाव हो गया, आज सबसे बड़ा बीमारी है तनाव, टेंशन। छोटी छोटी बात में किसी ने अगर आपको किसी ने सर ने या मैडम ने कुछ कह दिया तो हम उसको अपने उसमें टेंशन, उसको अपने तनाव ले लेते हैं। तो एक प्रकार की ये भी टेंशन जो है बीमारी है, क्योंकि इस प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर में सिक्रीशन होते हैं कि हम उसको एक प्रकार से अपने आत्म सेल्फ जो हमारे रिस्पेक्ट के तौर पे उसको आघात समझते हैं। और सबसे बड़ा जो आज समाज में देखा रहा है एल्जाइमर्स, ये बीमारी। एल्जाइमर्स क्या होता है, भूलने की बीमारी। आपको भी अभी परीक्षा में जाते हैं, अरे ये तो मुझे आता था, मैं लिखना भूल गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। ये सब हमारी खान पान की वजह से। एक नई स्टडी अभी जो आई है कि अगर जिंक की कमी हमारे शरीर में लगातार बनी रही तो आज जो बाल झड़ने की समस्या है ना, वो भी जिंक की कमी के कारण हो रहा है ना। शरीर का ठीक तरह से विकास नहीं हो पाता अगर हमारे शरीर में जिंक की कमी। और जिंक में देखा होगा किसमें, आपने धान में देखा होगा ना, राइस में, धान में, तो धान में एक बीमारी आती है खैरा बीमारी बोलते हैं ना, है ना, पीली पड़ जाती है धान, तो उसमें भी जिंक की कमी। जब हमारी मिट्टी में ही जिंक नहीं रहेगा तो जो भोजन उसमें जो हमारी धरती माँ हमारे लोग है तो उसमें कहाँ से आएगा। तो ये जो बीमारियां हैं, अगर हमको इसको निजात पाना है तो हमको निश्चित तौर पे जो रासायनिक कीटनाशक दवाइयां हैं उससे हमको निजात पाना होगा, और हमको इसके एक अल्टरनेट विकल्प के रूप में हमको देखना पड़ेगा कि कैसे करके हम ये जो फसलों पे लगने वाले कीट हैं उनको रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी देखिए कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात है कि हम शरीर की आज हमको बात करनी चाहिए आजीवन स्वास्थ्य, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी देश में पैसा लगता है वो लगता है स्वास्थ्य सेक्टर में, ठीक है। और देखा भी होगा हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा किस प्रकार से भीड़ लगी रहती है। और अधिकतम जो बीमारियों की जड़ है वो है हमारे खान पान में एक तरह से पौष्टिक आहार का होना। बहुत सारी है, विटामिन ए की कमी तो रिटोंडी हो गया, विटामिन सी की कमी तो स्कर्वी हो गया, आपने पढ़े भी होंगे ये चीजें। तो अभी देखिए आयरन की कमी है तो क्या हो गया, कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया बोलते हैं ना, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी, हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए 4 पोषक तत्व, जिसमें आयरन है, जिंक है, सेलेनियम है, कॉपर है, और विटामिन जो 7 विटामिन हैं, ये अगर निरंतर हमारे शरीर को मिलते रहेंगे तभी हम आजीवन स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं। हमारा शरीर रोगी हो सकता है। उसका आपने देखा कोविड में क्या हुआ, उस समय क्या कहा गया था, बोले खट्टे फल खाइए, नींबू खाइए, अमरूद खाइए, क्यों, विटामिन सी था उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आजकल जो है भोजन में बहुत इसकी कमी, मिट्टी में भी कमी हो रही है। और मिट्टी में कमी हो गई तो निश्चित तौर पे हिमाचल में आपने सुना होगा एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये सुना था आपने, पढ़ा है ना। परंतु उस समय ये कहा गई थी, 1960s में ये बात आई थी कि एक सेब खाओगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। वो क्यों था उस समय, क्योंकि उसमें इस प्रकार का पोषण था, इस तरह के तत्व थे। परंतु वो जो तत्व उसमें उस समय 60s में थे, आज आपको उतना ही पोषण अगर लेना हो तो 60 सेब खाने पड़ेंगे, तब जाकर के उतना पोषण हमको मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
अब अगर हम ये बात करते हैं कि बढ़ती हुई जब मांग आ रही है तो कौन कौन से सेक्टर हैं जिसको आप एक रोजगार के अवसर पे चुन सकते हैं। तो मैं कुछ उन चीज़ों की बात करूं जिसमें बहुत ही कम एक स्किल की, कौशल की आवश्यकता है। आप बहुत आसानी से उसको सीख सकते हैं और अपने एक रोजगार के रूप में उसको विकसित कर सकते हैं ग्रामीण स्तर पर। जो हमने ये सभी चीज़ें हैं, नेक्स्ट करिए। तो सबसे पहला जैसा कि सर ने अभी वर्मी कंपोस्टिंग की, बहुत ही आसान तकनीक है और इसमें करना किसको है, मेहनत किसको कर, मेहनत कौन करता है, कौन करता है, केचुआ। केचुआ मेहनत करता है, परंतु फल किसको मिलता है, प्रतिफल किसको मिलता है, रिजल्ट किसको मिलता है, आपको। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा जो है, क्योंकि जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो उसमें जो एक आदान, जो हम पोषण, धरती माँ के पोषण के लिए की बात करते हैं, तो उसमें आपका वर्मी कंपोस्ट। अब सबसे पहली चीज आती है कि हम देखते हैं, देखिए कोई भी हम व्यवसाय करते हैं, धंधा करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि बचेगा कितना पैसा, आपको यही आता ना कि भैया आप कोई हमने काम शुरू किया, पैसा ही अगर उसमें नहीं बचेगा तो ऐसा व्यवसाय करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिए कि एक 10 बेड का जो ये वर्मी बेड है, वर्मी बेड आजकल ये बने आते हैं, ठीक है, पॉलीथीन शीट्स के। और अगर आप इसकी पूरी की पूरी लागत से लेकर के 675 वर्ग फीट का अगर आप बना दें और कुल उत्पादन लागत अगर आप साल भर इसमें करते हैं तो लागत आती है आपकी 2,22,000 रुपए की। इसमें भी भारत सरकार के द्वारा या अपने मध्य प्रदेश शासन के द्वारा या बहुत सारी ऐसी विश्व बैंक की योजनाएं हैं जिसके तहत हमको जो है सब्सिडी भी मिलती है, ठीक है। परंतु अगर हम ये देखें, इसका आय देखें, तो जहां हमको 2,22,000 रुपए, उसमें क्या होगा, अपने वर्मी बेड भी खरीदा, आपने जो है सेट भी बनाया, एक आपकी फिक्स जो आपने एक रिसोर्स संसाधन जोड़ा, तो वो आपने 5-6 साल के लिए जोड़ा, ठीक है। परंतु पहले ही साल में आपको जो है 3,70,000 रुपए की उससे जो है वर्मी कंपोस्ट, जो कि लगभग आपका जो है 400 कुंटल आपको वर्मी कंपोस्ट और लगभग 1.25 कुंटल के करीब हमको जो उसमें केचुआ आपका जो काम करने वाला है। अभी सबने बहुत सारी बताई, परंतु हमको जो केचुए का उपयोग करना है, जो भारतीय आपकी जो इसकी नस्ल है जिसको हम बोलते हैं जय गोपाल, क्योंकि ये हमारे लिए, क्योंकि आपका यहाँ पर देखा होगा कि सर्दियों में तापक्रम क्या हो जाता है, कभी कभी 1 डिग्री माइनस में चले जाता है। इस साल देखा होगा आपने कि कोहरा जम गया था एकदम, ठीक है। और वही गर्मियों में देखेंगे तो 50-51 डिग्री तक चले जाता है। तो इस ऐसे जो आपका तापक्रम में जो इतना बहुत बड़ा बदलाव आता है उसको सहन कर सके, तो वो एक जो हमने जय गोपाल आपको बताई है जो नस्ल है, इसकी सबसे अच्छी आइसीनिया फोर्टिडा भी है ना। और एक केचुआ दिन भर में अगर वो अपने वजन के बराबर भोजन करता है, अगर उसका सामान्यतः एक केचुआ जो है 1 ग्राम का औसत वजन रहता है उसका, परंतु 1 ग्राम के करीब जितना उसका वजन है उतना भोजन भी करता है। और उसमें अपशिष्ट जो उसका हमको वर्मी कंपोस्ट के रूप में मिलता है, वो 1/4 उसका जो है 6ठा भाग उसको लग जाता है, तो 1/4 भाग वो उसके रूप में हमको देता है। परंतु उसके साथ साथ में जो हार्मोन उसमें मिलते हैं, क्योंकि आपने देखा कि केचुए की जो छाल होती है उसमें क्या रहता है, बिल्कुल एकदम गीली रहती है ना, सूखी रहती है, गीली रहती है, तो उसके जो स्किन से जो है बहुत सारे हार्मोन जो हमारी फसलों के लिए, जो आपने देखा होगा इस समय कि फसलों पे इस प्रकार किए आ रहे हैं कि पौधा जो है, जो फसल तो बहुत बढ़िया दिखती है, बाली भी दिखती है, परंतु उसमें जब बाली में दाने निकालते हैं तो देखते हैं कि आधी बाली में ही दाने भरे रहते, ऊपर का खाली। उसी प्रकार टमाटर में देखते हो तो टमाटर में 8-8, 10-10 फूल आते हैं एक ही जगह में, परंतु उसमें देखते हैं कि 2-3 टमाटर लगते हैं, बाकी फूल झड़ जाते हैं। ये हार्मोन्स की वजह से होते हैं, जो ऑक्सीजन है आपके, ठीक है, उसमें साइटोकिनिन्स होते हैं, तो जिब्रेलिक एसिड है, ये जो हार्मोन है ये हमारे फसल की, मतलब फसल में फल और दाना बनाने में, उसका जो ग्रेन्स बनाने में उसमें मदद करते हैं, तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में ये आपका रहता है। उसी प्रकार से हमारा जो है वर्मी वाटर, अभी जो टेक्निक बहुत बड़ी, जो ये कंपोस्ट की कोई बहुत बड़ा इसमें ज्ञान है। कचरा, जैविक कचरा हम देखते हैं पहिरा रहता है ना,
अब आपने देखा कि गेहूं की वो जो धान जो उसका जो दाना निकाल लेते हैं और बाकी जो है खेत में आग लगा देते हैं, लगाते हैं ना, देखा होगा। परंतु उसी से हम जो है खाद बना सकते हैं, जैविक खाद बना दें। इसमें क्या है कि आपका जो है पशु जो हमारा जो पशुधन है उसका जो गोबर है उसको इकट्ठा करके और जो कचरा है जैविक कचरा उसको मिला करके 1 महीने तक आप ढेर बना दीजिए। अब नई टेक्निक निकली है, बहुत सारी क्या होता है, पहले उसी में भर देना, क्योंकि केचुआ क्या करता है, केचुआ ना तो कच्चा भोजन करता है ना पका भोजन करता है। केचुआ करता है कैसा, अध पका, मतलब क्या करना है, 1 महीने तक आपको पहले जितना भी कचरा उसको सड़ा दीजिए और उसके बाद उसको कचरे को जो आपके वर्मी बेड हमने दिखाए थे उसमें उसकी फिलिंग कर दीजिए, उसमें केचुआ छोड़ 1 महीने में वो उसको कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह जो खाद। ठीक है, उसी प्रकार से वर्मी वॉश, वॉश क्या है, जैसे मैंने कहा आपको कि वर्म जो है हमारा जो अर्थवॉर्म है, जो हमारा केचुआ है, उसकी छाल से हार्मोन्स निकलते रहते हैं। ठीक है, तो उसका जो धुल करके जो आएगा एक्सट्रैक्ट, तो क्या होगा, वो हमको इकट्ठा करना है। आप देखेंगे एक बेड से आपको प्रतिदिन जो है 3 लीटर आपको क्या है वो वर्मी वॉश भी आपको मिलता है। और इसका भी इकोनॉमिक्स देखेंगे आप, जो उत्पादन लागत अगर हमको 1500 लीटर अगर हम तैयार करते हैं तो आप देखेंगे लगभग जो है 31,000 रुपए का खर्चा आता है। और आपको एक ही महीने में जो है 1500 लीटर में अगर 40 रुपए के हिसाब से आपने तो 60,000 रुपए, यानी कि आपको लगभग अगर हम 60,000 में से उसको घटाएं तो ये आपका लगभग आपका 29,000 रुपए की 1 महीने में क्या होती है शुद्ध आमदनी। बस बनाना क्या है, पैकिंग करना है, इसको पैक करके किसानों को मोटिवेट करना है कि हमको इसका उपयोग करने से उसके कैसे करना है और उपयोग करने से क्या फायदा होगा उसके बारे में बताना होगा। नेक्स्ट, उसी प्रकार से जो है बीजामृत, पहले हम क्या बोलते थे कि बीज को उपचार करिए विष से, इसी लिखा रहता है ना कि बीज विष से उपचारित है बीज। ठीक है, तो हम आज जो बात कर रहे हैं कि अमृत से उपचार करना है, और वो अमृत क्या है कि हमको गौमूत्र लेते हैं, हम गाय का गोबर लेते हैं, 1 किलो चूना लेते हैं, 100 अगर लीटर हमको तैयार करना है तो उसमें क्या क्या सामग्री, गौमूत्र लगता है, सब गाय पे जो हमारे घर में उपलब्ध है, गाय हमारे पास है, गाय से हमको गौमूत्र मिल जाता है, गाय से हमको गाय का गोबर मिल जाता है। और यहाँ पर हम लेते हैं बरगद के नीचे की मिट्टी। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि आप ये पूछेंगे बरगद के नीचे की मिट्टी क्यों नहीं है, क्योंकि बरगद के नीचे आपने देखा होगा सबसे ज्यादा ठंडा गर्मियों में किस पेड़ के नीचे होता है, इसके नीचे। अगर मैं पूछूं कि क्यों ठंडक रहती है और पेड़ के नीचे क्यों नहीं रहती है, ऑक्सीजन ज्यादा रहती है। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन से तो कोई कोरिलेशन नहीं है ना गर्मी का, परंतु क्या होता है कि देखो हर एक प्राणी को जीने के लिए 3 चीजें, भोजन, पानी, हवा। अभी उन्होंने कहा ऑक्सीजन ज्यादा होती है, इसका मतलब जहां ऑक्सीजन होगी वहां पर जीव ज्यादा होंगे, जो हम सूक्ष्म जीवी की बात कर रहे हैं। आपने देखा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, सुना है ना। अब वो दूध में जब पड़ता है तो दूध की तासीर गर्म, अधिकतर दूध जो है ठंडी में पीते हैं, परंतु दूध में जब वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया चला गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, दही बन गया। और दही हमारे को क्या करती है, हमारे शरीर को ठंडा करती है। वही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उस पेड़ के नीचे क्यों जाएंगे, क्योंकि वहां पर उसको हवा ऑक्सीजन मिल रही है, वहां नमी, क्योंकि जितना भी पक्षी वगैरह है जो बरगद के पेड़ पे बैठेंगे, प्राणी जाते हैं, मानव जाएगा, तो उन्होंने मल मूत्र वहां पर त्यागा, तो उसी में मल मूत्र को भोजन के रूप में और आपके उसको नमी के रूप में जो पानी की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति होती है। तो बरगद के नीचे की मिट्टी थोड़ी सी लेके आना हमको, और गाय का भी ये बनाने की प्रक्रिया, इसको सबको मिला देना है और इसको आप 24 घंटे के लिए रख देंगे तो ये आपका 100 लीटर बीजामृत में जो खर्चा आता है हमको लेबर सहित, वो 100 लीटर का 2250 रुपए का खर्चा आता है। और हमको अगर 100 लीटर प्रत्येक दिन बनाए तो कितना आमदनी होगी, 4000। इसका मतलब 1850 रुपए हम प्रत्येक दिन अपने घर बैठे कमा सकते। अच्छा है कि व्यवसाय की नहीं है कि नहीं। अब कोई किसी चीज की इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान में देखना हमको बनाने की प्रक्रिया। चाय तो सब बोलते कि आसान है बनाना, ठीक है, परंतु उसमें एक प्रक्रिया होती है ना। पहले क्या करना है,
अब एक तरीका यह है कि हम पहले जो है गैस जला दें, ठीक है, और फिर भगोना ढूंढ रहे कि भगोना कहाँ है, पानी कहाँ है, तो क्या आपकी गैस जो है बर्बाद हो गई। तो हमको प्रक्रिया पहले क्या है कि हम जो सामग्री है उस सामग्री को इकट्ठा कर लें और फिर उसमें सामग्री में पहला क्या डालना है, ठीक है, वो चीज और कहाँ पर करना है। क्योंकि आपने देखा कि जीवाणु कहाँ करते हैं, ठंडा में। आपने दही जमाई कभी? अब उजाले में दही अच्छी जमती है कि अंधेरे में? अंधेरे में जमती है ना। तो वही हमको ज्ञान यहाँ पे करना है कि जो भी चीज करना है हमको वो छायादार स्थान पे, ऐसे स्थान पर हमको वो तैयार करना है जहाँ पर हमको छाया हो। किसी पेड़ के नीचे कर सकते हैं, घर के अंदर कर सकते हैं। और आपका ये वीजा इसमें इतने जीवाणु लैक्टोबैसिलस जो कि बीज को उगने में, बीज को पोषण के साथ साथ में उसके जमाव को बढ़ाने में, उसके खोज को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये आपका बीजामृत, जो हम पहले विष से उपचार करते थे, अब अमृत की बात कर रहे हैं, उसके लिए अमृत का काम करें। नेक्स्ट, जल्दी हो रही ना आप लोगों को, घर जाना होगा है, बस ज्यादा समय, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है घन जीवामृत। अब इसमें क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना माँ स्वस्थ, तो क्या होगा आगे, तो माँ का बच्चा भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो सबसे पहले वो धरती माँ जो हमारे लिए अन्न उगाती है उसको स्वस्थ करने की आवश्यकता है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारे, आपने देखा होगा कितना वातावरण में नाइट्रोजन है, कितना है, 79% नाइट्रोजन है। तो हमको अब ऐसी चीजें चाहिए जो उस नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करे, मिट्टी में खींचने का काम करे। तो ऐसे बैक्टीरिया हमको चाहिए जो मिट्टी में चले जाएं और अपने आप जो वातावरण में जो आपकी जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में मिलाने का, मिट्टी में खींचने का काम करे। तो रासायनिक उर्वरक डालने का काम बंद, ठीक है। तो ये जो घन जीवामृत है इसमें करोड़ों की संख्या में रहते हैं। आप ये देखेंगे कि एक जो गाय का जो गोबर है उसमें करोड़ों की संख्या में जो है आपके जो ये लाभकारी जीवाणु होते हैं, इसलिए हम गाय की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लगता है कि अगर हम जो 200 लीटर किलोग्राम आपको जो घन जीवामृत करना है, एक इकोनॉमिक से निकाल लिया, हम जरूरी नहीं है हम प्रत्येक दिन 200 केजी भी तैयार कर सकते हैं। तो हमको गाय जो गौमूत्र लगेगा, गाय का गोबर लगेगा 200 किलो, बेसन लगेगा और गुड़ और साथ में बरगद के नीचे की मिट्टी। ये ध्यान में रखना आपको, ये सारा चीजें आपको मिलाना है छायादार स्थान पर। एक ही आवश्यकता है, जहाँ ठंडा हो वहीं पे आपके जीवाणु तैयार होंगे, कल्चर तैयार। जैसे आपने जो दही जमाया दूध में डाला और उसको ठंडक में किसी छायादार स्थान पर ठंडक में रख दिया, अंधेरे में रखा, तो सवेरे तक देखते कि इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी की आपकी दही जम जाती, देखा है ना। उसी तरह से इसमें संख्या मात्रा में जो है जीवाणु पनप जाते हैं, जो कि हमारी जमीन के लिए, हमारी धरती माँ के लिए एक क्या है, एक प्रकार से पोषण का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसको आपके इसको शैम्पू भी बोलते हैं। शैम्पू क्या काम करता है? बाल में लगाते हैं शैम्पू, क्या करता है, किस लिए लगाते हैं आप? हमारे बाल क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब एक जीवामृत हम घन जीवामृत मिट्टी में डालते हैं तो ये क्या करता है, मिट्टी के क्या करता है, मुलायम करने का। अब जितनी मिट्टी मुलायम होगी उतना बीज हमारा अच्छा उसमें उसका जमाव होगा। तो ये सारी चीजें में अगर आप देखेंगे तो 200 किलो अगर हम जो खाद इसकी तैयार करते हैं तो 1550 रुपए का खर्चा आता है और आमदनी शुद्ध रूप से हमको 2400। परंतु शुरुआत कहाँ से करनी? अब बोलेंगे बेचेंगे कहाँ? चाय वाला कभी पूछा आपसे कि बेचूंगा कहाँ है? नहीं ना, वो भी तो बेचता है। तो भाई जब हम जागरूक करेंगे लोगों, अब ये जो है एक अभियान के तौर पे जागरूकता लाना है गाँव में, अपने घर से शुरू करें। पहले अपने माता पिता को समझाएं भी इसके क्या नुकसान है। कैंसर, आज देखो कितनी डायबिटीज, कितनी प्रकार की बीमारी है। अगर उस बीमारी से बचना है तो हमको इस प्रकार की खेती या इस प्रकार के जो प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो इसमें भी बहुत सारा ज्ञान जो मुझे लगता है जो चीज़ें छूट जाएंगी, तो ये आपके यहाँ प्रेजेंटेशन रहेगा। इसका विस्तार से आपको लिटरेचर चाहिए होगा तो भी हम आपको सबको उपलब्ध करा देंगे। नेक्स्ट, उसी प्रकार से आता है तरल जीवामृत। जिस प्रकार से ग्लूकोज, जैसे बीमार आदमी होता है, अब बीमार आदमी को उसको यही रहता है, किसी भी बीमार आदमी बोले यार एक बोतल ग्लूकोज लग जाती तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। अगर ग्लूकोज की बोतल नहीं चढ़ी तो बोलता है यार इलाज ठीक नहीं चल रहा है। वो हॉस्पिटल में देखा होगा आपने,
है ना। अब ये जो है ये तरल जीवामृत जो है टॉनिक का काम करता है। तो इसमें जो सारे पोषक तत्व जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जो हार्मोन होते हैं वो उससे भरपूर रहता है। और इसको बनाने की विधि क्या है कि आपने एक ड्रम लिया 200 लीटर का, 100 लीटर उसमें गौमूत्र डाला, 100 किलोग्राम आपने 1 कुंटल के करीब आपने गोबर डाला, 20 किलो आपने बेसन डाला, गुड़ डाला और बरगद के नीचे की मिट्टी, और उसको जो है दिन में जो है 2-3 बार उसको हिला देना है, अच्छी तरह से मिला देना है। फिर दूसरे 48 घंटे में आपकी ये खाद आपकी तैयार हो जाती है, तरल खाद। फिर इसको छान करके और आप फिर इस प्रकार से डब्बों में पैक करके उसको मार्केट में ला सकते हैं, ठीक है ना, किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसकी भी जो है इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया है, मतलब घर बैठे आप महीने में अगर आप देखें तो 20 से 25 हजार रुपए की, शुरुआत में तो नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और धीरे धीरे आप एक व्यवसाय के रूप में उसको दूसरे अपने पहले अपने शहर से शुरू किया, अपने गांव से शुरू किया, फिर 5-10 गांवों तक आप पहुंचे, उसके बाद जो है पूरे जिले को कवर कर सकते हैं, दूसरे जिले तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, और इसका विधिवत जो है प्रशिक्षण भी जिनको चाहिए तो हम अभी बताएंगे आपको कौन कौन से प्रशिक्षण हमारे यहाँ। अब इनको आपने देखा होगा, ये पौधे कितने लोग पहचानते हैं। ये वाला क्या है, क्या बोलते हैं इसको, रतन जोत को, और क्या देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जोर से बोलो, खड़े होकर बोलो, क्या बोलते हैं आप जानते हैं इसको, देखा है आपने गांव में पेड़ों पे लगा रहता है। दूसरा क्या है, नीम भी देखा होगा। तीसरा आपने देखा कंजी, कंजी भी देखी है। चौथा आपने नीलकुंडी मिड़की जिसको बोलते हैं, डायबिटीज के लिए भी उपयोग होता है मिड़की का। गुल मेहंदी देखी है, धतूरा देखा है और आग का देखा है। ये सारे पौधे अपने गांव में है कि नहीं है ना। कभी आपने इन पे कीड़े लगते देखा क्या? और कुछ चीजें भगवान को भी चढ़ती है, चढ़ती है ना, है ना। ये सारी चीजें, ये आसपास के पौधे, इसी से हम कीटनाशक दवाइयों का निर्माण कैसे करना हमको उस वक्त सीखेंगे। नेक्स्ट, चलो अब इससे हम बनाएंगे पहला जो है नीमास्त्र। कौन सा है कीटनाशक दवाई? नीमास्त्र। नीम तो हम भी उपयोग करते हैं ना, बोलते हैं कि दांतों की सफाई नीम से करेंगे। इवन जो है हम लोग घर में जो है अनाज रखते हैं तो आपने देखा होगा, अपने जो माताएं देखी होंगी, वो क्या डालते हैं उसमें, नीम की पत्ती डाल देंगे, उसमें ना लगे, कीड़ा ना लगे। तो नीम जो है, अब इसको कैसे बनाना है दवाई, कि आपको नीम की पत्ती लेनी है और उसको चटनी बना लेनी। उसकी क्या बनाना है, चटनी। और नीम का फल, निम्बोली जिसको बोलते हैं, है ना। अगर हमको 100 लीटर दवाई बनानी है तो 100 लीटर बनाने के लिए हमको नीम की पत्ती चाहिए होगी 1 कुंटल, और 1 कुंटल हमको चाहिए होगा निम्बोली, और साथ में 100 लीटर क्या चाहिए होगी, गौमूत्र, और उसमें गाय का गोबर हमको 20 किलो। सब जो आपको बिल्कुल इसको कुचल के, इसको बिल्कुल पेस्ट बना करके, और जो आपका जो नीम का फल है उसको चूरा बना करके, फिर इस पोटली में बांध करके गौमूत्र में डाल देना है और 48 घंटे तक उसमें रखिए। 48 घंटे के बाद दोनों पोटली को निचोड़ लेना है। अब ये इतना ही तो ज्ञान है, मुश्किल है क्या ये करना? है क्या मुश्किल? किसी प्रकार का बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है क्या इस व्यवसाय को शुरू करने में? नहीं, घर में बना सकते हैं और अपने घर से शुरू करें, कोई दवाई का बाहर से प्रयोग नहीं करना। और ये जितने भी आवेंगे जो रस चूसने वाले कीट, अभी आपने देखा होगा सरसों में क्या लगता है, सरसों में कौन सा कीड़ा लगता है, माहू देखा है, माहू, वो देखो फूल पे जो है बिल्कुल चिपका रहता है। गोभी में देखा होगा, ठीक है, प्याज में इस समय देख रहे होंगे छोटे छोटे फूके जो है रस चूस लेते हैं उसका। आम में देख रहे होंगे, तो उसके लिए एक रामबाण दवाई है, घर में बना ली, कोई पैसा भी बच गया, ठीक है। और इसमें भी देखिए 100 लीटर नीमास्त्र तैयार कर लेते हैं आप, तो आपको 3085 रुपए, मतलब इसमें बचत होती है, क्योंकि इतना घर बैठे अगर 100 लीटर एक कितने दिन में लग बना, कितने दिन में, 2 दिन में बन गया ना। 2 दिन में आपने 3000 रुपए कमा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसी तरह से दूसरा आ गया नीमास्त्र, फिर उसके बाद कौन सा है, ब्रह्मास्त्र। और जिस प्रकार से आपने देखे होंगे कि हमारे जो उसमें सैन्य बल यूज करते हैं ना, कि कौन सा, हाँ, तो उसी तरह से ब्रह्मास्त्र, अगर वो जो
कीट जो है, कुछ कीट होते हैं बड़े कठोर होते हैं, उनको मारना मुश्किल होता है, ठीक है। तो जैसे इल्ली है, इल्ली देखिए वो टमाटर में, चने में लग जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या है, फिर ये दवाई का उपयोग करना है। तो इसमें क्या है, 3-4 प्रकार की पत्ती पड़ती है, नीम रहती है घर में, जो भी हमने 5 प्रकार के, आपको 6-7 प्रकार के पौधे देखे ना, जो भी उपलब्ध हो उसकी पत्तियां हमको लेनी है और गौमूत्र में उसकी चटनी बना करके उनको डाल देना है और 48 घंटे में आपका ये दवाई तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं बहुत आसान है, आसान तैयार करने में बहुत बड़ा ज्ञान की आवश्यकता इसमें मुझे नहीं लगता है कि आप हमारे किसान भाई बहुत आसानी से समझ लेते हैं। फिर आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, है ना, बहुत जल्दी समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसी प्रकार से फिर आता है अग्नि। अग्नि मतलब अब मिर्च खाते तो क्या होता है? तो अग्नि पैदा होती है ना, उसी प्रकार से इसमें क्या डालते हैं, 3 चीजें डालते हैं। एक लहसुन डालना है, एक डालते हैं हरी मिर्च का पेस्ट और तीसरा है तंबाकू, है ना। इन तीनों चीजों का सेवन करना। 50 किलो जो है नीम की पत्ती का जो हमको क्या बोलते हैं उसको पेस्ट डालना है और गौमूत्र के जो 100 लीटर गौमूत्र में उसको 48 घंटे तक आप रखेंगे और उसको जो है 48 घंटे के बाद उसको निचोड़ लेना उसमें और फिर उसका अर्घ दे देना है। तो इसमें भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा बचत इसी है। तो जितने भी आपके जो है इल्ली है ना, या फिर जैसे इवन हमने देखा कि ये अपने डॉक्टर अपने जागरे जी हैं, तो उन्होंने देखा कि इवन जो आपने जो दीमक बनती है तो दीमक के लिए भी बहुत अच्छा कारगर काम करती है। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये तो था भी कि आराम, जिसमें हमको किसी के साथ में लड़ने की आवश्यकता नहीं। देखो क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं तो बड़ी मछली क्या करती है, उसको हमको कामयाब करती है ना। आपने देखा अडानी अंबानी है ना, वो भी आप खाद्य प्रसंस्करण जो मूल्य वर्धित वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में आजकल जो है उसमें आ रही है। तो जो हमने आपको बताया उसमें किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं। अगर हमने 10 गांव को भी कवर कर लिया तो 10 गांव में भी आप अपने एक सफल रोजगार का जितना 30-35 हजार रुपए महीना आप बना सकते हो घर में, ठीक है। इसका विधिवत प्रशिक्षण चाहिए तो कृषि विज्ञान केंद्र में आप आ सकते हैं। अब इसमें देखेंगे रेट्स के हिसाब से कि जैविक उत्पाद, अगर हम चावल की बात करें तो जहां रासायनिक विधि से तैयार हुआ 40 से 60 रुपए, तो जैविक अगर चावल हो तो वो आपका 100 रुपए से 150 रुपए किलो तक आपका बिकता है। उसी तरह दाल देखेंगे तो जस्ट डबल रेट हमारे जो है जैविक उत्पाद के मिलते हैं। नेक्स्ट, उसी प्रकार सब्जियों में देखेंगे, ठीक है। एक नया उभरता हुआ जो रोजगार का आज आ रहा है एग्री ड्रोन। ड्रोन तो आपने देखा फोटो लेते हुए देखा है ना, शादी ब्याह में देखा होगा, परंतु आज जो है ड्रोन का उपयोग जो है खेती में हो रहा है। जो हम अभी जो जैव कीटनाशी की बात करते हैं, इसको छिड़कने के लिए आदमी चाहिए ना, आज गांव में लेबर की बड़ी समस्या है। तो हम यहाँ पे इसको एग्री ड्रोन कृषि विज्ञान केंद्र में और गांव जाकर के हम इसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और अगर आप इसमें कोई भी इसको अगर एक व्यवसाय के रूप में लेना चाहता है तो चलाने के लिए क्या चाहिए, हवाई जहाज चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको पायलट बनना होता है ना, ठीक है। तो इसके लिए भी पायलट का लाइसेंस चाहिए होगा। लाइसेंस आपको मिल गया, फिर उसके बाद अगर शासन की तरफ से आपको जो है 50% तक 50% से लेकर 75% तक सब्सिडी है, यानी कि जो आपका 10 लाख के करीब इसकी कॉस्ट है तो आपको कितना देना पड़ेगा, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए बैंक से फाइनेंस करके। और प्रत्येक दिन अगर आप देखेंगे तो आपको 5,000 रुपए, हमने कैलकुलेट करके देखा तो ये 1 हेक्टेयर जो है, 1 हेक्टेयर में अगर आपको लेबर लगानी हो छिड़काव करने के लिए तो लग जाते हैं 10 लेबर। ये आपका 20 मिनट में जो है 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर देता है, यानी एक दिन में आप 5,000 रुपए तक की आमदनी कर सकते हैं। अब अगर 5,000 में से अगर आपने एक काम करने वाला भी उसको रख दिया तो अभी आपका 4,500 रुपए पर डे के हिसाब से आमदनी एक ड्रोन के माध्यम से हो सकती है। तो इसमें भी एक रोजगार का एक नया उभरता हुआ रोजगार है जो आजकल नई नई तकनीकी कृषि के क्षेत्र में आ रही है। नेक्स्ट,
अब जो बहुत बड़ा जो आपका इस वर्ष को हम किस वर्ष के रूप में मना रहे हैं बताएं? कौन सा वर्ष मना रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय क्या इंटरनेशनल मिलेट्स। अब मिलेट्स को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? मोटा अनाज। मोटा अनाज क्यों बोलते हैं इसको? अब तो इसको जो है पोषक अनाज। मोटा अनाज इसलिए बोलते थे कि जहां कुछ नहीं हो सकता था, जिस जमीन में कुछ नहीं होता था, बोलते इसमें ना धान होगा ना गेहूं होगा, तो बोले क्या होगा इसमें जुडरी बो दो, इसमें बाजरा बो दो, इसमें रागी बो दो, इसलिए मोटा अनाज क्या होगा। परंतु आज स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर जो है तो पोषक मान, अगर जो हम गेहूं खाते हैं, गेहूं से बाजरा, जैसे मैंने कहा कि आयरन, हमको इम्यूनिटी, अपने शरीर की रोग रोधी क्षमता बढ़ाने के लिए आयरन बोला था ना, ठीक है? तो कितना आयरन है इसमें? 4 गुना। उसी तरह रागी में अगर देखें तो गेहूं के मुकाबले 8 गुना कैल्शियम ज्यादा होता है, ठीक है? उसी तरह से कुट्टू होता है, कुट्टू तो यहाँ नहीं होता है, सामा यहाँ होता है, कुटकी होती है। तो अगर आप देखेंगे तो रेशा एक ऐसा जो हम फाइबर बोलते हैं, हमारे को शरीर को जो हमारा जो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारना है तो वहाँ पर फाइबर हमारे भोजन में होना जरूरी है। तो जो भी हमारे जो ये न्यूट्रिशियस है वो उसमें पर्याप्त मात्रा में, परंतु हमको तो चस्का पड़ गया क्या किसका खाने का? पास्ता खाने का, है चाउमीन खाने का, ठीक है? परंतु वो जो अगर आपका शौक है तो इससे भी बन सकता है फ्लैक्स। आप देखेंगे हर अनाज के, चाहे वो आपका सावा है, बाजरा है, रागी है, ज्वार है, कुटकी है, सबके फ्लैक्स बनते हैं। फ्लैक्स खाए हैं आपने कभी? खाए हैं ना, ठीक है? तो फ्लैक्स से बनते हैं। आज क्या है? केक, जन्मदिन पे केक भी बन सकता है, बिस्किट भी इसके बन रहे हैं, आपका जो उपमा बन रहा है, पास्ता बन रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा एक रोजगार का साधन है। छत्तीसगढ़ में देखिए कुछ लोगों ने, वहां पर बहनों ने मिलकर के इसका क्या खोल दिया, एक है हाँ कैफेटेरिया खोल दिया उन्होंने, इतना बड़ा और बहुत अच्छा चल रहा है, हर कोई भोजन करना है। क्योंकि अगर आपको स्वस्थ, ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिकमेंडेशन है, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हफ्ते में एक दिन आपको मिलेट्स, पोषक अनाज अपने आहार में उसका सेवन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है? तो मैं मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बोल दिया, अब आप लोग बोर भी होने लगे, सब अपना प्रस्ताव वगैरह तैयार कर रहे हैं। बस मैं थोड़ा सा लास्ट में लूंगा, जैसे सर ने कहा था कि कृषि विज्ञान केंद्र क्या काम करता है। कृषि विज्ञान केंद्र यही काम करता है। कृषि विज्ञान केंद्र का काम है कि देश भर में जो भी नई तकनीकी कृषि के क्षेत्र में आ रही है वो अपने क्षेत्र में लाना, उसका यहाँ की जलवायु में आकलन करना कि वो इस जलवायु में, हमारी इस जो सतना जिले की जलवायु है, उस जलवायु में अच्छा चलती भी कि नहीं चलती। कोई नई वैरायटी तमिलनाडु में नहीं, तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं कि अपने जिले में ये वैरायटी चलेगी कि नहीं चलेगी। दूसरा है रोजगार नव युवक जो हमारे हैं, अभी आप पढ़ाई करके निकलेंगे तो रोजगार तो है नहीं, सभी को तो सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं है। तो सबसे बड़ा है स्वरोजगार। तो कृषि के क्षेत्र में जितने भी रोजगार थे, चाहे वो केचुआ खाद हो, मशरूम उत्पादन हो, डेयरी हो, बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, नर्सरी का है, आज आपका वैल्यू एडिशन की बात करें, जैसे अभी आप देखेंगे पलास है, क्षेत्र में पलास है ना, बहुत सारा, जानते हैं पलास, आप देखा है पलास का पौधा। अब उसको अगर हम आय का साधन बना सकते हैं, अभी होली आने वाली है ना, तो क्या बना सकते हैं उसे? हर्बल, अभी हमारे यहाँ बन रहा है, जिनको बहनों को सीखना है सीखे, 2-3 दिन में आप सीख जाएंगे उसको। उसी प्रकार से जो पत्ता है, पत्ते से क्या बना सकते हैं आप? पहले जो प्लास्टिक के उस पे करते थे ना भोजन, तो कोना और पत्तल उससे बन सकते हैं। और आपको पता है जो प्लास की पत्तियों में, उसमें 3 प्रकार की प्रॉपर्टी है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल। यही तो बीमारी की जड़ है, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस, यही तो हमारे शरीर को रोग फैलाते हैं। इसमें सारी चीजें, इसलिए इसको बोला गया है कि पलास की पत्ती पे भोजन करना इसके समान है, सोने की थाली में भोजन करने के समान है ना। तो इतने हमारे क्षेत्र में, तो हम इसका भी प्रशिक्षण वहां पे देते हैं। अभी जो है हमारे डॉक्टर अखिलेश जागरे जी हैं,
वो एक उनके अंतर्गत एक परियोजना चल रही है जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिंग रिटेनिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। आज हमारा जो नवयुवक है वो खेती से दूर भाग रहा है, मतलब कुछ नहीं खेती में, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो ये जो वर्मी कंपोस्टिंग का है, जो नेचुरल फार्मिंग, जितने प्रकार के आपने देखे ये, इसका सबका प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के साथ साथ में आपको प्रशिक्षण सामग्री के रूप में मिलता है वर्मी बैंक, ताकि आप उसको जा करके अपने घर पे उसको व्यवसाय की शुरुआत करें। मुर्गी पालन, वैल्यू एडिशन, आंवला के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। आंवला में 600 प्रकार की बीमारी, एक आंवला जिसको अमृत फल कहा गया है, अमृत फल, ठीक है। और हमारे पास सतना जिले में तो इतना प्रकृति ने हमको ये दिया है, दो धार्मिक स्थल दिए हैं, चित्रकूट में और कहाँ है, मैयर में। कितने लोग आते होंगे साल भर में, बताइए बताइए, आंकड़ा है, बताओ, हंस रहे हो, बताओ, है? करोड़ों की संख्या में आते हैं कि नहीं आते। अब अगर हम ये सोच लें कि हम कोई प्रोडक्ट डेवलप करके और ऐसी जगह पे मार्केटिंग करें उसकी, ठीक है, और आपने हरेक की जेब से अगर 50 रुपए भी निकाल लिया तो कितना हो गया, है? 50 करोड़ का व्यवसाय है कि नहीं है कि नहीं। मैं दूर से हिमाचल में आदमी जाता है तो बोले कि यहाँ पर यार, बोले यार 1 किलो सेब लाना, वहां से 1 टोपी ले आना, मुझे हिमाचली टोपी। तो यहाँ की पहचान बन सकती है। अपना क्षेत्र में आंवला जो है सबसे ज्यादा अगर औषधीय गुण है, जितना चाहे डाउन से लेकर के जितनी भी आपकी जो ये आपकी औषधियाँ बनाने वाली है, वो सबसे पहले चित्रकूट एरिया का आंवला खरीदे, क्योंकि विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट अगर जो सबसे ज्यादा है वो हमारे आंवला है ना। इस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी तरह से सुना और आशा करता हूं और ज्ञान के लिए, ज्ञान का देखो ये तो छोटा सा ज्ञान है और ज्ञान को हमको बदलना है कौशल में, ठीक है। बहुत आसान लगता है चीज करना, लगता है ना हमको कि डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता तो क्या करता है, कैंची तो मारती है। तो ये सभी चीजें हैं। आप कृषि विज्ञान केंद्र आइए, जिनको भी आवश्यकता होगी। एक दिन के लिए मैं डॉक्टर अखिलेश जागृत जी आपके बीच में आएंगे। आपको जो आयाम अच्छा लगे उसमें प्रशिक्षण के लिए अपना नाम दीजिए, हम बुलाएंगे। वहाँ रहने की व्यवस्था है ना, और भोजन की भी व्यवस्था है। बहुत छात्रों, देखो आप लोगों को एक अतिथि ने कितनी बड़ी बात कही कि केवल आपको यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक केंद्र पर जाना है, प्रशिक्षण लेना है, जहाँ आपके रहने खाने की सभी व्यवस्थाएं हैं। तो ये कितनी अच्छी सुविधा है। और मैं यदि छात्रों का कोई प्रश्न हो, कोई क्यूरियोसिटी हो, तो वो बाद में भी पूछ सकते हैं, यदि उन्हें कोई संकोच हो रहा हो। और यदि अभी कोई पूछना चाहते हैं तो समय क्योंकि अभाव है, आपको भी जल्दी जाना है, हमारे 2 अतिथि हैं। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी जी को। हमारे डॉक्टर देवी गुप्ता जी को प्रश्न है, परंतु मैं उनसे चाहूँगा कि चाय के समय आप हमारे अतिथियों से पूछें तो अच्छा रहेगा। मैं हमारे जो विशिष्ट अतिथि के रूप में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर त्रिपाठी जी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो संस्कृत में हमारे छात्रों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय त्रिपाठी, आज के इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं उद्यमिता विकास एवं वर्मी कंपोस्टिंग और जैविक खेती पर जो आज का व्याख्यान रखा गया है, इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे बीच में प्रोफेसर तोमर जी, डॉक्टर नेगी जी, डॉक्टर शिवेश प्रताप सिंह जी जो बहुत व्यस्त हैं सारे कार्यक्रमों में, डॉक्टर रश्मि सिंह जी, हमारे मंच के सामने जो इस महाविद्यालय और आसपास के महाविद्यालय से आए हुए शिक्षकगण हैं, डॉक्टर नीजा खरे जी, डॉक्टर क्रांति मिश्रा जी, डॉक्टर जे पी गुप्ता जी, डॉक्टर संतोष निगम जी, डॉक्टर सुनीता स्वर्णकार जी, इस मंचासीन डॉक्टर सुशील शर्मा जी, कुछ
हमारे बीच में गेस्ट फैकल्टीज भी दिख रही हैं और मैं नाम अभी बोल रहा हूँ, और युवा वैज्ञानिक छात्र एवं छात्राओं। मूल रूप से मैं पुलिस सचिव नहीं हूँ, बार बार पुलिस सचिव कह करके बताया जा रहा है। मैं एक जंतु विज्ञान का छात्र हूँ और यह जंतु विज्ञान की यात्रा छात्र जीवन की मैंने स्टार्ट की थी 79 में, जब मैंने 11th में पहली बार जीव विज्ञान लिया, और वो यात्रा अभी तक लगातार चल रही है और प्रतिदिन सीख रहा हूँ। अभी भी हमारे बीच में हमारे बोर्ड के सदस्य और हमारे ही विश्वविद्यालय से जुड़े रहे श्री नेगी जी, डॉक्टर R.K. नेगी का आपने भाषण सुना। इतना अच्छा, इतना विस्तृत व्याख्यान था कि उसके आगे कुछ बोलना बाकी मेरे लिए नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं और आपको जोड़ सकता हूँ। जैसा 2 धार्मिक स्थान आपके बीच में देखा आपने वर्णित किया, एक चित्रकूट का, दूसरा मैहर माता शारदा मैया। दोनों जगह अगर आप देखें तो विभिन्न मंदिरों में कम से कम 2-4 टन पर डे प्रतिदिन उतने फूल निकलते हैं चढ़े जाते, और एक बार चढ़ा हुआ फूल हमारी मान्यता के अनुसार दोबारा किसी प्रयोग में उसे नहीं लाया जा सकता। लेकिन उस चढ़े हुए फूल का प्रयोग जो सबसे ज्यादा हम कर सकते हैं वो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कर सकते हैं, जो आपको फ्री मिलेगा। अगर आप किसी मंदिर से कहेंगे यहाँ के ट्रस्ट के भाई हम सफाई करने की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, मैं इसके लिए पैसा भी आपसे नहीं मांगूंगा, तो आपको कहेंगे अरे भैया ले जाओ। यहाँ तक कि हो सकता है आप अपना ट्रैक्टर भी दे दें, संस्थान तक ले जाओ, अपने घर का ले जाओ। तो आप सोच सकते हैं आपको रॉ मटेरियल फ्री में मिल रहा है। कोई भी चीज करेंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल आपको खरीदना पड़ता है, अपने घर लाना पड़ता है, अपनी बैग में लाना पड़ता है, अपनी संस्था में लाना पड़ता है, आपको रॉ मटेरियल फ्री मिल रहा है। ऐसे ही जो भी हमारी खेती होती है, जो भी वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, वो बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं, वो सारे हमारे क्षेत्र में उपलब्ध हैं। तो ऐसे रॉ मटेरियल का उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग में कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? सभी इसमें जंतु विज्ञान पढ़ने वाले छात्र हैं। जैसा डॉक्टर शिवेश जी ने शुरू में बताया कि एक फाइलम एनीलिडा होता है। कौन सा ऐसा लक्षण है पूरे जीवों में जो एनीलिडा से शुरू होता है? कौन छात्र बताएगा? खंडों में विभाजित होते हैं ना शरीर, उसका बॉडी में तो सेगमेंटेड मिल जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर है। सेगमेंटेशन शुरू होता है बॉडी का, और जो ट्रू सीलोम है, पूर्णतः एक गुहा का निर्माण होता है, वो उसी फाइलम से शुरू होता है। यानी ट्रू सीलोम, पूर्ण रूप से सीलोम विकसित हो जाता है, और दूसरा जो सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, जिसे हम सोमाइट्स कहते हैं या सेगमेंट्स कहते हैं, दूसरा मेटामर्स भी कह सकते हैं, मेटामर्स भी कहते हैं इस प्रोसेस को। तो जो आपको सपोज कीजिए रॉ मटेरियल मिल गया, तो डॉक्टर साहब ने बताया 3000 जातियां हैं, 300 जातियां अपने देश में हैं। तो कैसे ये कैसे ये जो कीड़ा है, कैसे उस प्रकार के भोजन को वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित करता है? तो आप सब लोगों ने ह्यूमन डाइजेशन, अपना डाइजेशन तो पढ़ा ही होगा। यस सर। एनिमल फिजियोलॉजी में या ह्यूमन फिजियोलॉजी में थोड़ा बहुत डाइजेशन की प्रक्रिया आपने अर्थवर्म की भी पढ़ी होगी निश्चित रूप से, क्योंकि वहां पर या तो नेरीस होगा या अर्थवर्म होगा या लीच होगा, तीन में से कोई न कोई एक टाइप स्पेसिफिक आप पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो अर्थवर्म में जैसे ही ये फूड फीडिंग शुरू करता है तो क्या मिलेगा? सबसे पहले सेलाइवा मिलेगा। यस सर। तो सेलाइवा आपके भोजन, आप सूखी रोटी खाइए ना, थोड़ी देर पूछते रहिए, क्या होगा? मॉइस्ट हो जाएगा, और एक आपको देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा मिठास आने लगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन अर्थवर्म के मुख में भी होती है, बत्तल कैविटी में होती है, जहां पर सेलाइवा सबसे पहले उससे मिलता है। जब सेलाइवा मिक्स हो गया उस वेस्ट मटेरियल में, एग्रीकल्चरल वेस्ट मटेरियल में या जैविक मटेरियल में, तो वो सेलाइवा आगे बढ़ाया, सेलाइवा से मिक्स भोजन उसे काइम कहते हैं। जब वो आगे बढ़ेगा तो कहां पहुंचेगा? फेरिंग्स में पहुंचेगा। फेरिंग्स में जब पहुंचेगा तो वहां पे एक उसकी इंटरनल जो लेयर है, वहां एक कैल्शियम पाया जाता है। वो कैल्शियम पदार्थ भी उस तरह के मटेरियल से, उस मटेरियल से उसमें मिक्स होगा, और उसके बाद आपका काम, दांत जो है वो क्या करता है? वो ग्राइंडिंग का काम करता है। तो केचुए में क्या पाया जाता है ग्राइंडिंग के लिए? गीजर्ड पाया जाता है। जैसे हमारे मुख में जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके दांत नहीं रहते, आपके तो दांत है सारे, मेरे भी नहीं है, बहुत सारे 5-6-7 दांत नहीं है, तो लेकिन भोजन कर लेता हूँ। इसी प्रकार से केचुए की जो
गिजर्ट है वो इतनी पावरफुल होती है कि जितने भी इस प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं उनको टुकड़े टुकड़े में ग्राइंड कर देती है। जो आपका ग्राइंडर का काम करता है वो उसको ग्राइंड कर देती है, काइन बन जाता है, बिल्कुल लोई जैसा बन जाता है वो मटेरियल। और उसके बाद वो पहुंचता है स्टमक, वहां पर डाइजेशन शुरू होता है, वहां डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स जो है मिलते हैं। और भोज्य पदार्थ कई प्रकार के हैं, तो कौन कौन से एंजाइम चाहिए? प्रोटीन वाले चाहिए, शर्करा वाले चाहिए, एमिनो एसिड्स वाले चाहिए, और साथ में साथ काइटिन या लिग्निन या सेलुलोज जो डाइजेस्ट करने वाले मटेरियल हैं, ऐसे ही एंजाइम हमारे केचुआ के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और वहां तक पहुंचते पहुंचते सारे एंजाइम्स पाचन करते हैं, मिक्सिंग होती है। यहाँ पर और एक खास बात है, केवल केचुआ पूरा काम नहीं करता, यहाँ पर एक बैक्टीरिया भी उसके शरीर में पाया जाता है, माइक्रोब्स भी पाया जाता है। वो उस भोज्य पदार्थ को सड़ाने का काम करता है, ह्यूमस में चेंज करने का काम करता है, जो स्क्रीटा बाहर देखते निकलता है। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया है ये एक तरह से जैविक प्रक्रिया हो रही है अंदर अंदर। और उसके बाद जो भोजन पचता है वो भोजन तो उसकी बॉडी में पच जाता है, उसकी ग्रोथ और उसके रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। जो अपचित भोजन होता है वो ह्यूमस के रूप में बाहर निकलता है। तो जब ह्यूमस के रूप में बाहर निकलता है तो क्या फायदा है भाई? हमने ऑर्गेनिक मटेरियल लिया और ऑर्गेनिक मटेरियल फिर से मिल गया, तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो आपके नाइट्रेट्स, फास्फेट, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारी मात्रा थी, सारी मात्रा बढ़ गए। और ये ऐसा डिजॉल्व मटेरियल डेवलप हुआ जो जमीन में आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, यानी किसी प्रकार से जमीन को नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान आपने बार बार जहां भी आप पढ़ते हैं, जहां भी आप चर्चा सुनते हैं, तो एक कैंसर ट्रेन की वो शुरू होती है जो अमृतसर से चल करके बम्बई जाती है। तो वो जो नुकसान वहां हो चुका, वो नुकसान इस प्रकार के ह्यूमस वाले युक्त वर्मी कंपोस्ट डालने से नहीं होगा। इसके साथ ही साथ आप क्या यूज कर सकते हैं उसका? आप जो स्क्रीटा निकल रहा है, स्क्रीटा के साथ साथ उसका जो घोल निकलता है यूरिन टाइप में, जैसे आप कहते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी डिटेल में बताया, मैं उस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे विश्वविद्यालय किसी भी हालत में 4:30 बजे पहुंचना है। दूसरी बात यह है कि ये प्रक्रिया क्या हो गई, अब प्रक्रिया हो गई है वर्मी कंपोस्ट। अब इसको तोड़िए वर्मी बायोटेक्नोलॉजी से, जहां पर यूज में आ गया, क्या यूज में आ गया? माइक्रोब्स यूज में आ गया, तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी भी आ गई। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी आ गई, हमको मिला सारा चीज डिजॉल्व मटेरियल, जिसमें सारे मटेरियल जो नाइट्रेट्स के हैं, फास्फेट्स के हैं, कैल्शियम के हैं, पोटेशियम के हैं, वो अधिक मात्रा में। तो फिर आप कहेंगे सारे इस तरह के मटेरियल दे दें क्या खाने के लिए केचुए को? वहां पर 2-3 चीजें हमको देखनी पड़ेगी। एक तो ये कि हमारा जो मटेरियल हम देने जा रहे हैं उसको खिलाने के लिए, उसमें कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो क्या है। दूसरा, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि जो अगर आइसिना फोर्टिटा की बात कर दे, जो बाहर का केचुआ है, तो हमारा टेम्परेचर अभी बढ़ जाएगा, 30 से अधिक हो जाएगा तो मर जाएगा। क्योंकि अगर आपने प्रोटीन वाला ज्यादा मात्रा देगी तो उसको प्रोटीन वाली डिसीज हो जाएगी, हाइपरप्रोटीनिया, अमोनिया जैसी सिचुएशन आएगी और उसमें उसकी डेथ हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, ज्यादा प्रोटीन वाली मात्रा वाला भोजन नहीं चाहिए, उसको ह्यूमिडिटी चाहिए। उसके लिए हम पानी स्प्रिंकलर से छिड़कते रहते हैं बेड पर। कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए? 60 to 80%। तो ये सारे, और एरिएशन चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कॉम्पैक्ट कर दिया ऊपर, कुछ ऐसा प्रोसेस रखे कि एरिएशन बना रहे। तो जब एरिएशन बना रहेगा तो आसानी से डेवलप होगा, और 60 दिन से लेकर के 75 दिन में आप अच्छी आपको वर्मी कंपोस्टिंग मिल जाएगी और उसका योग प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा समय लेकर के चर्चा बहुत करनी है, क्योंकि मैं मूल रूप से जिस पर चर्चा करना चाहता था वो है आपके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो जैविक खेती का एक प्रमुख भाग है। जहाँ पर जैसे बात आई थी सरसों की, तो आप माहू को देखा होगा आपने, तो माहू तो आप देखते हैं बहुत सारे। अगर माहू के साथ आप ध्यान से देखें, वहां पर एक लाल लाल कीड़ा रहता है, उसी के पीछे पीछे चलता हुआ देखेगा, और यहाँ तक कि वो उसको खाता रहता है। उसे कहते हैं कार्सिनेला सेंट्रम पंकेटा, लाल कीड़ा है वो। तो उस कीड़े को अगर आप पहचाने और किसानों को पहचानवाएं, तो उसमें इतनी क्षमता है कि एक कीड़ा अकेले 300 से लेकर के 400 माहू का भक्षण करने में क्षमता रखता है। तो ऐसे जब हम किसी भी खेत में जाएं, कहीं भी जाएं, तो वहां पर देखें कि किस प्रकार की वहां पर फना है, फ्लोरा है, कौन कौन से पेड़ हैं और कौन कौन से कीट हैं पेड़ों में लगे हुए हैं। उसमें कुछ नुकसान पहुंचाने वाले भी हैं, तो ढूंढेंगे तो प्रकृति ने उनको नियंत्रित करने के लिए भी व्यवस्था दी है। अगर नियंत्रित करने की व्यवस्था नहीं होगी तो एक साल में माहू इतनी हो जाएगी कि जितना पैर रखेंगे
हर पैर के नीचे हजारों की संख्या में मालूम हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, पार्थेनोजेनेटिकली होता है। बिना रिप्रोडक्शन, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, बिना पॉपुलेशन के। तो इस तरह से हमारा क्षेत्र वो है, कभी अवसर मिलेगा तो जरूर मैं चर्चा करूंगा। प्रोफेसर सीएस प्रताप सिंह जी का और प्रधानाचार्य जी का, इस विद्यालय के प्राचार्य का, महाविद्यालय के प्राचार्य जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे अवसर दिया कि आपके बीच में आए और इंटरेक्ट करें, और सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्राण साहब के बच्चे हैं उनको शायद पता भी हो, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर त्रिपाठी जी जो है वो प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी दामोदर विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिसर्चर है, बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा उनका सारा सोच कार्य और हमको विभिन्न अवसर भी मिलते रहते हैं, परंतु अब उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उनके पास कुल सचिव का इस समय प्रभार है, विधानसभा चल रहा है, और मगर इसके बाद भी उन्होंने हमारे छोटे से आमंत्रण पर स्वीकृत की। मैं अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के मुख्य अतिथि को बुलाने के पहले मैं ये बता दूं कि प्रोफेसर तोमर साहब, जो कि कई वर्षों तक डीन स्टूडेंट वेलफेयर कई विश्वविद्यालय में, जिसमें कि हमारे जबलपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू के विश्वविद्यालय, जिसमें ऑनलाइन आपने ध्यान दिया और उसमें प्रोफेसर अश्विनी जैन भी जुड़े थे। उस विश्वविद्यालय में आपने 2008 से लेकर 2015 तक जो है डायरेक्टर रिसर्च और विभिन्न पदों पर कार्य किया, जो कि डायरेक्टर रिसर्च का सबसे बड़ा पद होता है किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में। आपके द्वारा जापान, ब्राजील, अर्जेंटीना, कई विदेशों की यात्रा की, कई आपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी किए, सोयाबीन, राइस और दूसरे क्रॉप पर आपके काफ़ी पब्लिकेशन है, काफ़ी आपका रिसर्च वर्क है। परंतु वर्तमान में हम लोगों को उनका सानिध्य मिल रहा है। वो वर्तमान में APS विश्वविद्यालय में कृषि संकाय के अधिष्ठाता हैं, डीन हैं, रिसर्च डायरेक्टर हैं। इस तरीके से हमको उनका मार्गदर्शन हमेशा हर कार्यक्रम में मिलता रहता है। यदि वो व्यस्त रहते हैं तो वो अपने संकाय से किसी को यहाँ पर भेज देते हैं। आज उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकारा है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उन्हें आमंत्रित करता हूँ अपने उद्बोधन के लिए। सम्मानीय मंच, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय त्रिपाठी जी, मेरे प्रिय डॉक्टर नेगी जी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, मैडम रश्मि सिंह। बस सर के उद्बोधन के बाद आप लोग घर जा सकते हैं, तब तक आपका नाश्ता भी आ रहा है। और आपको नाश्ता उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कल के कार्यक्रम के बारे में बताना है, किस तरह से आपको ऑनलाइन जुड़ना है और किस तरीके से परसों आपको जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में जो भी इच्छुक छात्र हैं, जिनको बहुत जल्दी है, उनको हम नहीं बुलाना चाहते, जो समय दे सकते हैं वो छात्र जो है उनको समय और स्थान बताया जाएगा, वो वहाँ पर आएंगे। मैं बीच में प्रधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। आदरणीय डॉक्टर अखिलेश यादव जी, मेरे सम्मानीय सभी विभाग अध्यक्ष एवं शिक्षकगण, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, प्रिंट मीडिया से आए हुए समस्त मेहमानगण, मैं कल परसों का मुझे आना था, लेकिन एक यहाँ किसी गांव में एक संगोष्ठी रखी गई थी, उसमें डॉक्टर नेगी भी आने में उन्हें असमर्थता जाहिर की और क्योंकि इफ्को का कार्यक्रम था, नेशनल लेवल की एजेंसी थी, मुझे वो उस कार्यक्रम में जाना पड़ा। डॉक्टर कल शाम को हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, नेशनल लेवल की, नई शिक्षा नीति पे ही, तो वो कार्यक्रम 8 बजे तक कार्यक्रम चला।
डॉक्टर सिंह से शाम को बात हुई तो इनने टेलीफोन पर पहले ही सब कहा कि कल के लिए आप मना नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं मना नहीं करूँगा, कोई बात नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आप लोगों के बीच में आए। मैं आपको बताऊं, हरित क्रांति के बाद जो परिवर्तन आए, उत्पादन बढ़ा, ऐसा नहीं एक क्षेत्र में नहीं, चाहे आप फल फूल सब्जी उत्पादन देखें, अन्न का उत्पादन देखें, दालों का उत्पादन देखें, चाहे आप अंडा उत्पादन, मछली पालन उत्पादन, सभी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी प्रगति हुई। हम लोगों को पता था कि इस तरह के दुष्परिणाम आएंगे। जब स्वतंत्रता के बाद 35 करोड़ जनसंख्या थी और बंगाल का फेमिन, बंगाल का अकाल जो आया 1956 में, उसकी दुर्दशा, क्योंकि हम लोग तो छोटे थे, आप लोगों ने किसी ने यहाँ जो बुजुर्गों से सुना हो उसके बारे में, इतनी बुरी स्थिति थी, आपके पास अनाज नहीं था। आप अनाज कनाडा, यूएस, इनसे ऐसा गेहूं लाते थे जो आज हम पशुओं को भी नहीं खिला सकते। हर नीति बनी, कृषि शिक्षा नीति में परिवर्तन आया और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और वैज्ञानिकों ने अच्छी किस्में विभिन्न फसलों की लगा। वैज्ञानिकों ने उस पर ध्यान भी रखा कि कहीं ऐसी गलतियां न हो जाएं जिसमें आगे जाके पछताना पड़े। रासायनिक खादों का उपयोग पहले किसान डालना नहीं चाहता था, किसानों को उनको कन्विंस करना पड़ता था। हम जब पढ़ते थे 70 के दशक में, तो वहाँ जाके उनको ये कहना था किसानों को कन्विंस करो जी खाद का उपयोग करें। उपयोग बढ़ा और उस उपयोग के कुछ दुष्परिणाम आए हैं, जो आज हम कह रहे हैं ना कि रासायनिक खेती ने हमारी मिट्टी बर्बाद कर दी, हमारा वातावरण खराब हो गया। ये रासायनिकों ने नहीं किया, हमने जो अंधाधुंध उपयोग जो उसका किया, उसके दुष्परिणाम। हमको सब्जियों में कीट नियंत्रण के लिए जो दवाएं डालनी थी, वो दवाएं ने डाल के डीलर के पास गए और डीलर ने कहा कि इस दवा को आप ले जाइए, इसके साथ में दूसरी दवाई भी मिक्स कर दीजिए। तीसरा उसके साथ में कह दिया ये चिपको और डाल दे। अब भिंडी, बैगन ऐसी फसलें हैं जिन पे पत्ती वाली सब्जियों वाली फसलें जो हैं, उनमें आप ये दवाई डालेंगे, तीसरे दिन भिंडी आपको तोड़नी है, कड़ी हो जाएगी, मार्केट में जो कंज्यूमर है वो तोड़ के देखता है। उसके दुष्परिणाम, क्योंकि जागरूकता नहीं थी। कृषि विभाग का अमला अपने काम में लगा था। कृषि विज्ञान केंद्रों की 80 के दशक में स्थापना हुई कि जो तकनीकी निकाली जा रही है, उन तकनीकों को कैसे किसानों तक पहुंचाया जाए। इस विकास में कृषि विज्ञान केंद्रों की बहुत बड़ी भूमिका है। 2006 की बात है, जब हम इंदौर में थे, खंडवा से इंदौर ट्रांसफर हुआ था के पहले। उस समय कलेक्टर कमिश्नर ने एक मीटिंग कॉल की और वहाँ किसानों में एक जागरूकता आई, क्यों ना हम रासायनिक खादों का उपयोग बंद करें। एज ए डीन मैं इस बात से सहमत नहीं था। मैंने कहा कलेक्टर कमिश्नर महोदय से कि इसको जैविक को लाएं, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन रासायनिकों का उपयोग संतुलित मात्रा में क्यों नहीं होना चाहिए, मिट्टी परीक्षण क्यों नहीं होना चाहिए, उसके लिए विभिन्न केंद्र बने हुए। जैविक नीति की बात आई 2007 में। उस समय कुसमरिया जी कृषि मंत्री थे, बाबा जी के नाम से वो प्रसिद्ध थे, और जैविक नीति बनी। जैविक नीति बनाने में हम लोगों को 3 साल लग गए। एपिला को वो असाइनमेंट दिया और जैविक नीति बनी। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहाँ जैविक नीति
बनी। उसमें बात ये आई कि आदान कहाँ से आएंगे, जैविक आदान। आज नेगी जी ने कई आदानों के बारे में आपसे चर्चा की, मैं अभी पूछ रहा था इनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे होगा, किसानों तक ये आदान कैसे पहुँचे, कैसे जैविक कीटनाशक दवाएं पहुँचे, कैसे कोई बीमारी आ गई पौधे में तो उसके लिए क्या करेगा हम, किसान कहाँ जाएगा, किसान के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। उस मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने जैविक नीति बनाई और जैविक में हमारा करीब 40% पूरे देश का प्रोडक्शन उत्पादन जैविक का हमारे पास है। उसमें तरह तरह के कई विधान भी आए। विश्वविद्यालय को, कृषि विश्वविद्यालय दोनों को कहा गया कि आप जैविक खाद बनाएं, जैविक कीटनाशक का उत्पादन करें, जो बायो फर्टिलाइजर, बायो एजेंट। कुछ कारणवश इंदौर का सेंटर वो चालू नहीं हो पाया, जबलपुर सेंटर को ये जिम्मेवारी मुझे दी गई थी, तो गवर्नमेंट ने तुरंत 12 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया और जैविक खाद उत्पादन शुरू हो गया। और ये जिम्मेवारी थी कि 40% जैविक खाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि महाविद्यालय जबलपुर जैविक देगा। बहुत बड़ा टारगेट था, उस टारगेट को टच नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उसमें सफलता मिली। आज जैविक खाद पैदा हो रही है, जैविक खाद दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी पैरामीटर की सबसे बड़ी चीज। अब जैविक का जैसे आप संग्रहण करते हैं या जैविक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो प्रॉपर तापक्रम होना चाहिए, उसको कैसे पैकिंग हो उसकी, जिससे तो कहीं तापक्रम धूप में पड़ा है तो जीवाणु है, जीवाणु नष्ट हो जाए। उसमें भी लोगों ने प्रयास किए कि अच्छी तरीके से किसानों को जैविक खाद पहुँचे। मधुआ कृषि विज्ञान केंद्र से पिछले मैं 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 6 साल से तो मैं बराबर उनके टच में हूँ। उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आप लोग कभी जाके देखिए। हमारे विद्यार्थी AKS विश्वविद्यालय में करीब 400-500 विद्यार्थी इनके यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं। उनके रहने खाने की व्यवस्था विश्वविद्यालय बियर करता है और 1 सप्ताह की उनको प्रशिक्षण। कितना वर्कलोड है इनके पास कि हम तो कभी कभी सोचते हैं कि वो कैसे इतना काम करें। फिर एक बात दिमाग में आई, क्यों ना जैविक का AKS विश्वविद्यालय में कुछ काम किया जाए। 12 एकड़ जमीन जैविक के लिए चिन्हित है। हमारे पास 100 पशुओं की एक डेयरी है, व्यवस्थित डेयरी, आप कभी आके देखें। इतने हेल्दी पशु मैं अपने 40 वर्ष के सेवा काल में अपने कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में नहीं रख पाया। 2 ब्रीड हैं उनके पास, एक गिरी है, एक साहिवाल, और पूरा दूध जैविक है। शहर की आवश्यकताएं बहुत हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हमारे विद्यार्थियों को, स्टाफ को सबसे पहले दूध। उसके साथ साथ में बर्मी कंपोस्ट यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। मैं सिंह साहब को दिखाया और सिंह साहब से मेरा अनुरोध है कि जब भी कोई प्रशिक्षण हो आप अपने मतलब परसों जो है सोमवार को यदि आप कल भी रख सकते हैं, हम वर्किंग डे रेगुलर है। परसों हाँ 6 को रखिए, 6 को दिक्कत नहीं। जो लोगों को आना होगा तो परसों जो है सर आप वहाँ आके देखें वाकई में सपना जैसी कंडीशंस में क्या हो रहा है, देखने लायक है। उसके साथ साथ में आपको बड़े बड़े पॉली हाउस हैं जिसमें कट फ्लावर्स, आपके रोजेज का, इतने बड़े पॉली हाउस मध्य प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय, किसी महाविद्यालय के पास नहीं। मैडम तो देखें, आप देखें आके वहाँ क्या हो रहा है, विद्यार्थी कैसे सीख रहे हैं, कमी उसमें भी हो सकती है। इसके दूसरे मध्य प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति, हम लोगों की जो शिक्षा नीति जो आज चल रही है, आज हम बात कर रहे हैं, 40 वर्ष से हमने कृषि में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ये इंट्रोड्यूस कर दी। आज जो बात हम कर रहे हैं
कैसे हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को यूज करें जो कि किसान खेत में जाके काम कर सके। तो इसलिए उनको रावे 6 महीने आपके गांव में रखा जाता है। एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जिसमें DRI का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको ये दीनदयाल शोध संस्थान आपके मधुबा में है, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहीं कंट्री में किसी जगह नहीं मिलेगा। जो नाना जी की देन है, नाना जी ने वो विकसित किया, उसमें बच्चों को प्रशिक्षित करें। आप कभी मौका मिले तो उसको भी दिखाएं बच्चों को। वहाँ सब सुविधाएं, इतने बढ़िया हॉस्टल्स बने। सरकार ने विकास किए, वो विकास उस तरीके से नहीं दूसरे किसानों तक नहीं पहुंच पाए जो जिस समस्याएं हैं। अब मिट्टी परीक्षण की बात आती है, तो मिट्टी परीक्षण कराए हम कैसे, जैविक खाद हो या रासायनिक खाद हो, उसको कैसे मिट्टी परीक्षण से किसानों का विश्वास उठ गया। सतना में 2 लैब पड़ी मंडी, एक इंस्ट्रूमेंट 35 लाख का है। तो ये समस्याएं हैं, वो नहीं काम कर रही है। विश्वविद्यालय ने भी कहा कि मिट्टी परीक्षण हम किसानों का फ्री में करें। तो जैविक नीति में सबसे पहला मुख्य आदान जो कृषि के आदान है, 4 आदानों पर हम चर्चा करें। समय थोड़ा लगेगा क्योंकि हमको भी जल्दी जाना है। पहला आदान है कि आप उसमें खाद की क्या व्यवस्था होगी, जैविक खाद कहाँ से आए। जैसा हमने कहा कि जैविक खादों का उत्पादन होना चाहिए, उस व्यवस्था में सरकार लगी है कि जैविक खादों का उत्पादन चाहे प्राइवेट सेक्टर आए या पब्लिक सेक्टर आए या केवीके कुछ जितना केवीके के पास सुविधाएं सीमित हैं, उनके पास संसाधन स्टाफ की भी कमी है, वो भी लगे हैं कि मैंने डॉक्टर नेगी से कहा ऐसी एजेंसी आइडेंटिफाई करें जो कि इस पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सके, किसानों को मिल सके। तो खाद की व्यवस्था की चल रही। दूसरा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पहलू है बीज कहाँ से आए। वैज्ञानिकों ने कहा कि जैविक, जब एपिडा से MOU साइन हुआ, एपिडा ने जैविक नीति बनाई, तो प्रमाणीकरण संस्था का कहना था कि आप जैविक बीज होगा तभी हम प्रमाणीकरण करेंगे। अब जैविक बीज का प्रमाणीकरण कहाँ जैविक उत्पाद, बीज एक बीज 4-5 साल तक लगभग पैदा होता है, उसको उतना समय चाहिए। ब्रिगेड्स ने कहा साहब इतनी जल्दी हम आपको बीज नहीं, जैविक बीज नहीं दे पाएंगे। तो जैविक बीज की व्यवस्था 2 भाग मध्य प्रदेश शासन ने उसमें कन्वर्ट किया कि जैविक बीज उत्पाद हो जिससे किसानों को हम जैविक बीज दे सकें। लेकिन उतना बीज, जैविक बीज आज भी सरकार किसानों को उपलब्ध नहीं करा पा रही। तीसरी चीज है कीटनाशक बीज, जैविक कीटनाशकों का कैसे प्रबंध हो, कहाँ से जैविक कीटनाशक आए। डॉक्टर नेगी ने अभी काफी टेक्नोलॉजी बताई है आपको। जैविक कीटनाशक उतना सरल नहीं है। आप कभी जाएं, एक बार देखें मधुबा में कि जैविक कीटनाशकों का कैसे उत्पाद करें, वो मुख्यतः वो कैसे उपयोग करें। वर्मी कंपोस्ट बनाना पशु ही नहीं है, खेती ट्रैक्टर से होने लगी। बेटा 5 मिनट और लें, 5 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। पशुधन खत्म कर दिया। आप देखो बुंदेलखंड के पूरे की स्थिति, आपको रात को रोड पे निकले, रोड पे पशु एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम गौ माता देखते हैं, उसको मरी पड़ी है, 3-3 दिन चलती रहती, डेड बॉडी पड़ी है। ये स्थिति है। हम अपना दूध निकाला, गाय को छोड़ दिया। पशुधन खत्म हो गया क्योंकि ट्रैक्टर से मैकेनाइजेशन आ गया। मशीनें जरूरी थी, हम उसके विरुद्ध नहीं है मशीनों की, लेकिन मशीनीकरण से दूसरी जो आपको कठिनाई आई, दूसरी परेशानियां हुई। एक तो क्या हुआ, खेत में जुताई हुई,
अब लेबर अवेलेबल नहीं है, मजदूर है नहीं, तो अब कटाई कैसे हो? कटाई यंत्र विकसित किए गए। एक कंबाइन आपको बताएं 70-80 शुगर केन हार्वेस्टर, गन्ना की खेती बड़ी नरसिंहपुर जिले में, उसके लिए आपको कम से कम 80-90 लाख रुपए की एक कंबाइन हार्वेस्टर है। उसके लिए एक नीति बनाई कि कैसे किसान को फाइनेंस कर सकें। कंबाइन हार्वेस्टर यंत्र, कृषि यंत्र कैसे किसानों को सब्सिडी पे मिले। कस्टम हायरिंग सेंटर्स का प्रारूप आया। कस्टम हायरिंग सेंटर सभी जिलों में स्थापित किए गए। उस पर 30% 40% सब्सिडी है शासन की तरफ से। पहले से था कि कृषि वैज्ञानिक ही जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होंगे उनको ही उन सेंटर पे दिए जाए, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने परिवर्तन किया कि जहाँ कोई ग्रेजुएट है, साइंस ग्रेजुएट है, उसको ये कस्टम हायरिंग सेंटर की मान्यता दी जाए और कस्टम हायरिंग सेंटर को लड़का शुरू कर सकता है। यदि किसी गांव में साइंस ग्रेजुएट है या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, एग्रीकल्चर इंजीनियर, तो मशीनीकरण में जो दिक्कतें आई वो भी सरकार ने हल की। लेकिन परेशानी ये है कि खेती में उन्नति तो हुई, किसान को उस उत्पाद का लाभ नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट ने एक सडन बिल्कुल इतना ओवरनाइट डिक्लेयर कर दिया खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसान की आमदनी दुगनी की है, वो नहीं। आप कितने उस पर आदानों में किस पे छूट दो, कितना किसान के बैंक में ट्रांसफर करो। खेती से जुड़े जितने अवयव हैं उन सबको देखना है, तब आप खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं। एक कोर्स मॉड्यूल है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जो BSc के लड़कों को हमारे यहाँ कराया जाता है। उसमें 3-4 कंपोनेंट हैं जैविक खेती से संबंधित। पहला है पशुधन, डेयरी होनी चाहिए। अब उसमें 3-4 एनिमल जितने किसान रख सकें। दूसरा है कि प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण कैसे हो, जैसे मिट्टी है, जल है, ये 2 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं, इनके बगैर खेती संभव नहीं है। दूसरा, उन दोनों का संरक्षण के लिए एक बात में जल ग्रहण क्षेत्र बनाए गए और उसमें इस तरह के तालाब बना के उनका संरक्षण किया और उसकी बंड पे उद्यान की फसलें लगाई, क्योंकि बगैर उद्यान के खेती लाभ का धंधा नहीं। तो उसमें फलदार वृक्ष लगा लें, वेजिटेबल्स अपनी सब्जियां लगा लें, जो लगाना चाहें उसकी बंड के तालाब बंड को लगाना। तो पशुधन भी आप रख सकते हैं। दूसरा एक सिस्टम और डेवलप किया कि उस तालाब के ऊपर एक पोल्ट्री बनाई। तो पोल्ट्री का जो एक्सक्रीटा होगा, जो वेस्ट होगा, फूड वेस्ट होगा, वो देते हैं, वो मछलियाँ नीचे, ये सिस्टम है। तो आपका पशुधन भी हो गया, आपकी पोल्ट्री भी हो गई। पोल्ट्री में यहाँ बहुत अच्छी 4-5 ब्रीड हम लोगों ने रखी है। पहले मालिक तैयार नहीं था, उन्होंने कहा साहब ये पोल्ट्री हत्या होगी, कहाँ बेचेंगे, क्या नहीं। मैंने कहा ये कंपोनेंट है, आप किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे देना, आप नहीं बेच। तो वो एक शुरुआत हो गई। उद्यान की का बहुत बड़ा रोल है न्यूट्रिशन में भी, और उद्यान की का आपको मैं बताऊँ आय बढ़ाने में। बगैर उद्यान की के डॉक्टर नेगी के पास डेवलप किया था एक छोटा सा गार्डन। कोई विश्वास करेगा 1 लाख से 1.5 लाख की पौधे ये हर साल बना के बेचते हैं। उनकी सबसे ज़्यादा आमदनी उन्हीं गार्डन से है। जरा सा गार्डन मल्टीप्लाई करते हैं, मदर ऑर्चर्ड है उसका नाम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी उनका बहुत अच्छा है, हम लोगों ने तो अभी डेवलप किया है। तो ये सब चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे, जैविक खेती संभव नहीं है। जैविक खेती के लिए सबसे बड़ा आधार बीज, अच्छे बीज मिले, जैविक बीज मिले, तभी प्रमाणीकरण संस्था से आपको प्रमाणीकरण होगा, तब आपको उसकी उत्पाद की कीमत अच्छी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आप उसका लोग चाहते पढ़े लिखे लोग हैं कि सर्टिफाइड है कि नहीं, या सर्टिफाइड नहीं है हम नहीं करेंगे।
तो चाहे जैविक अनाज हो, जैविक सब्जियां हों, जैविक फल हों, तो जैविक को प्रमाणीकरण होना बहुत जरूरी है। प्रमाणीकरण के लिए आपने आपका पानी आपके खेत में जहाँ जैविक ले रहे हैं, कोई दूसरे खेत का रासायनिक जिसमें खेती हो रही है उसका पानी तो नहीं आ रहा, तो वो नहीं आपका जैविक। कठिनाई है, ऐसे नहीं जैविक हो जाएगा। इसीलिए शासन को, बदलते शासन को हम लोगों ने सुझाव दिया था कि आप ऐसे प्रॉफिट आइडेंटिफाई कर ले जहाँ रासायनिक खादों का उपयोग जिन जिलों में, जिन ब्लॉक्स में 8 किलो 10 किलो से कम है, वहाँ आइडेंटिफाई कर सकते। दूसरी शर्त ये है कि जैविक खादान उन किसानों को समय से मिले, तभी जैविक समय। अब जैसे जैविक खादान में आपका वर्मी कंपोस्ट यूज है, आप एक ऐसा के देखें 60 फीट का वर्मी कंपोस्ट, उसमें हम न्यूट्रिएंट रिच भी बना रहे हैं। ये डॉक्टर नेगी ने हेल्प की, इनके पास से हम कैसे लाए थे। अब एक बड़ी यूनिट तैयार हो गई है, उससे करीब हम लोगों ने अभी 100 टन वर्मी कंपोस्ट AKS में बन चुका, और जो कि पॉली हाउस और 12 एकड़ की जो जैविक जमीन है, जैविक खेती जिस पर हो रही है, क्योंकि पशुओं का चारा भी पूरा जैविक। तो जैविक को बढ़ाना, इसको एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाना पड़ेगा, उसमें वैज्ञानिकों का भी सहयोग चाहिए। और डॉक्टर नेगी के पास KVK में इतना मटेरियल हो गया है, इतना तैयार है कि अब कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, मछली पालन, पशुपालन, ये सब विभाग लग के इसको आगे बढ़ाएंगे, तभी ये जैविक आगे बढ़ पाए। क्योंकि मैं समय बहुत कम रह गया है, बच्चों को लग रहा है कि जाना भी है, मैंने आपको कहा भी था 5 मिनट में मैं खत्म करूँगा। इसलिए मैं मेरी आप लोगों से, कॉलेज मैनेजमेंट से सर्वत्र अनुरोध है कि इसको AKS को देखें। आप लोग जब तक सुझाव नहीं देंगे, सुधार नहीं होगा। सतना बहुत छोटी जगह थी, मैं आपको बताऊँ, मैं तो कभी 40-42 साल की सर्विस में सतना रहा। कुछ मजबूरियाँ, कोई वैसी मजबूरी नहीं थी, आग्रह इतना ज़्यादा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और पिछले 6 साल से मैं यहाँ हूँ। अब मुझे दिक्कत है, मैं यहाँ से छोड़ूँ कैसे? तो सबसे बड़ी समस्या मेरे पास है, मेरे बच्चे कोई तैयार नहीं, उन्होंने कहा सपना छोड़, लेकिन आग्रह ऐसा है जिसके कारण आप लोग जरूर आए, इसका फायदा उठाएं। आप छुट्टी के दिन भी कभी टेलीफोन हिसाब से मैंने कहा है, जब भी आप कहेंगे हम यहाँ सतना में होंगे, तो आप लोग जरूर बढ़ना हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजमेंट को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उमर साहब। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा अवसर है जब आपके कारण ये हमारे बच्चे AKS यूनिवर्सिटी में जो विभिन्न उपक्रम चल रहे हैं, जो कि इससे रिलेटेड हैं, जिनका उत्पादन और व्यवसाय चल रहा है, जिसमें कि आपने वर्मी कंपोस्ट, पॉली हाउस, ये सारे मैं देख चुका हूँ। और व्यवस्थित ढंग से डेयरी जरूर मैंने नहीं देखा है, जो इतनी बड़ी डेयरी आपने बताया, पोल्ट्री, ये सब चल रहे हैं यहाँ। और जो आज का समय है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, जिसपे कि हमारे दूसरे विषय विशेषज्ञ भी बात कर चुके हैं कि हम एक व्यवसाय नहीं करते, आजकल उससे जुड़े हुए हम क्या क्या कर सकते हैं। यदि हम एक साथ जो है 3-4 चीजें मिला देते हैं, तो उससे हमको हर तरीके से हर फील्ड में अर्थ या हमको व्यवसाय में जो हम आर्थिक रूप से संपन्नता लेते हैं, उस तरह से हम उसको, क्योंकि आप लोगों को जल्दी है, हम मुझे तो जल्दी नहीं है, मैं तो ऐसे, यदि हमको अतिथि और ऐसे वक्ता मिल जाए तो हम 2-4 घंटे और सुन सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको बहुत जल्दी है कि हम आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। आप लोगों को ये सूचना दे रहे हैं कि यह प्रोग्राम जो हमने तृतीय रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम के अंतर्गत जो है आपके व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो है हमारे यहाँ जैविक खेती और वर्मी कंपोस्ट, उस पर यह शुरुआत किया है। ये आज प्रथम दिन है। कल हमारे 3 वक्ता जो हैं वो आपसे ऑनलाइन आपको उद्बोधन देंगे, जिसमें युवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहेंगे, क्योंकि पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर कोपी अग्रवाल साहब, इसके अलावा अन्य 2 लोग भी इसमें शामिल होंगे।
तो आपसे आग्रह है कि आपको जो आपका ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें आपको दिया जाएगा, लिंक दिया जाएगा, उससे आप जो है उसको जुड़ें, परंतु अपना माइक और अपना जो है वीडियो जो है वो आप हैं जब तक आपको आगे आने के लिए कहा ना जाए कि आपको कोई प्रश्न ना हो। तीसरे दिन आदरणीय तोमर साहब ने कहा है कि तीसरे दिन आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, मतलब यह वर्कशॉप जो है वो तीसरे चरण में आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ये जो व्यवसायिक उपक्रम आपको बताए जा रहे हैं वो आपको किस तरीके से आप उसको व्यवसाय के रूप में कर सकते हैं, चाहे वो जैविक उत्पादन, खाद्य उत्पादन हो, चाहे वो पॉली हाउस हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो पशुधन, चाहे डेयरी हो, चाहे वो पोल्ट्री हो, किस तरीके से आप इसको आप उसमें ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। ये समय और कहाँ पर आपको एकेएस यूनिवर्सिटी में कहाँ पर आपको एकत्र होना है, अपने संसाधनों से महाविद्यालय आपको वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी नहीं लेता है। आप अपने संसाधनों से उस एकेएस यूनिवर्सिटी के परिसर में कहाँ पर आप उपस्थित होंगे, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जो ग्रुप बना है, केवल उसी ग्रुप में आपको एक दिन पहले आपको दिया जाएगा, कल शाम को। एक चीज और बताते हैं, जो इच्छुक छात्र होंगे वही एकेएस यूनिवर्सिटी जाएंगे, जिनके पास समय होगा। आज जिस तरह से कुछ छात्रों को बहुत जल्दी है, जिनको वहां पर जल्दी होगी वो कृपया ना आए। हम केवल 20 छात्रों को ही लेके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे। हम ये नहीं चाहते कि हम भीड़ बढ़ाएं, परंतु वो जो 20 छात्र आएंगे वो समय लेके आए, जब तक आपको, क्योंकि वो परिसर ही इतना बड़ा है कि आप यदि डेयरी देखेंगे या आप देखेंगे किस तरह से गुलाब की खेती हो रही है, किस तरह से पॉली हाउस है, तो वहाँ आपको पैदल भी चलना पड़ेगा और समय भी लगेगा। जिनके पास समय का अभाव है, जिनके पास घर की व्यस्तता है या दूसरे कारण है, वो कृपया वहाँ पर आने का कष्ट न करें। तो ये इसी को लेकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और अपने अतिथियों को, क्योंकि अतिथियों का भी समय बहुत मूल्यवान है, मैं उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए डॉक्टर रश्मि सिंह से कहता हूं कि वो सवाल और श्रीमंत लिखकर करें। और हमारे डॉक्टर आर.एस. पटेल जी, हमारे मुख्य अतिथि, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.एस. तोमर साहब का सवाल और श्रीमंत से उनका स्वागत करेंगे। छात्रों ने जिन्होंने अपना अभी रजिस्ट्रेशन कराया है वो हमारे शिवाजी से संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। अतिथियों को जल्दी है, मैं उन्हें वहाँ से छोड़ने आ रहा हूँ। इस बीच में जो हमारे जागे सर हैं उनसे कहूँगा कि 10 मिनट जो है अपना भोजन, जब तक मैं अपने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि त्रिपाठी को बाहर छोड़ने जा रहा हूँ। तो 10 मिनट, 5 मिनट। धन्यवाद सर। देखिए समय तो हो चुका है
और निश्चित तौर पर सबको जानने की भी जरूरी है। हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है, हमारे टीचर है, बहुत सारा आपको बात किए, बहुत सारी चीजें आपको चर्चा की। मैं दो ही शब्द आपसे कहना चाहूंगा इसी मंच से, यदि आपको कुछ सीखना है, यदि आपको कुछ सीखना है तो पूरी मेहनत करके आगे आना होगा, वरना ऐसे सपने तो कोई भी नहीं करता है। और इन सपनों को पूरा करने के लिए यदि आपको आना है तो मैं आपका सभी का दीनदयाल उपाध्याय संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र मधुबन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। निश्चित तौर पर आज हमारा युवा एक स्वरोजगार और रोजगार की नजरों से देखता है। इसे लगता है आज मैं डिग्री पा तो लिया, मेरी नौकरी कब लगेगी, लेकिन किसी चाह ने हमें सबको बेरोजगार बना दिया। जिस विषय को पढ़ के हमें ये लगता है कि हमें नौकरी मिलेगी, क्या कभी वो विषय हमारा स्वरोजगार का आधार हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, बच्चा अच्छा पढ़ो, अच्छी नौकरी लगेगी। हम रेस में भी लग जाते हैं। मैं आज आपके साथ बैठा भी हूँ, इस चीज को महसूस भी कर रहा था। वाकई जब हम बचपन में छोटे होते हैं,